Hello everyone, welcome back to CMA Junction. Today we are going to start with employee cost under elements of cost. पर इससे पहले मुझे ये बताओ कि आप में से कितने लोगों ने टेस्ट दिया। जो टेस्ट पेपर्स मैंने टेलीग्राम चैनल पे संडे को शेयर किए थे, उस टेस्ट पेपर को कितने लोगों ने सॉल्व करके देखा। प्लस ये बताओ कि आपको किस में प्रॉब्लम आई, थ्योरी में प्रॉब्लम आई कि प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आई। कौन सा ऐसा क्वेश्चन नंबर है, स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर मेंशन करो नीचे कमेंट में कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, हमको इसमें प्रॉब्लम आई। ज्यादातर स्टूडेंट्स की जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी ना, उस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडे विद एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के अंदर कवर्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि भाई देखो, एम्प्लॉय कॉस्ट वो खर्चा होता है जिसको हमने या तो पे कर दिया या तो हम पे करने वाले हैं उन सर्विसेज के लिए जो एम्प्लॉय ने हमें रेंडर की, जो एम्प्लॉय ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रेंडर की, उन सर्विसेज के लिए जो भी पैसा पे किया जा रहा है वो एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है, जैसे कि सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस, बोनस और अदर बेनिफिट्स। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन इज वो सारी सर्विसेज जो एम्प्लॉय ने हमें रेंडर की, उसका खर्चा एम्प्लॉय कॉस्ट में जाता है। अब इसको समझने के लिए ना एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारा रामू। रामू ना सीजे लिमिटेड में काम करता है। सीजे लिमिटेड में काम करता है तो इसको हम पैसे देते होंगे, तो उसके साथ साथ हम इसको ट्रैवल का 2 अलग अलग टाइप का पैसा दे रहे हैं। पहला है ट्रैवल अलाउंस। ये ट्रैवल अलाउंस दे रहे हैं हम रामू को क्योंकि रामू रोज ऑफिस आता है। रामू रोज ऑफिस आता है तो ऑफिस आने का खर्चा, ऑफिस जाने का खर्चा, ये खर्चा हम उसको एज अ फॉर्म ऑफ ट्रैवल अलाउंस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम उसको दे रहे हैं ट्रैवल एक्सपेंसेस। ट्रैवल एक्सपेंसेस ना ये वो खर्चा है जो रामू ने किया बिजनेस टूर में। हमने रामू को बिजनेस टूर में भेजा था जिसमें उसको अप्रॉक्स 10,000 रुपए का खर्चा हुआ। हमने रामू से पूछा रामू कितना खर्चा हुआ, रामू ने बोला 10,000। हमने उसको 10,000 रुपए दे दिए। ये जो 10,000 दिए इसमें से कुछ भी रामू की जेब में जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा जिस भी पर्टिकुलर जगह से उसने सर्विसेज ली होंगी आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की, वो वहां जा रहा है पूरा का पूरा पैसा। इन दैट केस इसकी सर्विसेज रामू ने दी क्या? बिल्कुल नहीं। ये सर्विसेज रेंडर बाय समवन एल्स टू रामू फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इन दैट केस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। नाउ दिस वन, ये जो पैसा है ना, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछने वाली, बता तेरा पेट्रोल का कितना खर्चा हुआ, पूरा बिल विल दिखा। मैं उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सैलरी उसको ट्रैवल अलाउंस दे दूंगी। ठीक है, ये ट्रैवल अलाउंस रामू को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रामू अपनी सर्विसेज रेंडर करने के लिए रोज ऑफिस आ रहा है, रोज ऑफिस से जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है और ये एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी आई हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम एम्प्लॉय कॉस्ट बोलते हैं ना, तो एक और खर्चा हमारे सामने आ जाता है, दैट इज लेबर कॉस्ट। हम सोचते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट लेबर कॉस्ट में कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो 2 वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 ने बोला कि भाई हमारे हिसाब से तो तुम दोनों को सेम ले लो, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सिमिलर वर्ड्स है ना। इनके बीच का अगर जनरल डिफरेंस समझने की कोशिश करें ना हम, तो देखो हम लेते हैं वापस से रामू का एग्जाम्पल। रामू सीजे लिमिटेड में काम कर रहा है। सीजे लिमिटेड ना कैलकुलेटर बनाता है। हर एक कैलकुलेटर बनाने का हम 100 रुपीज पर यूनिट देते हैं रामू और बाकी सारे एम्प्लॉयज को। इसके अलावा हम इनको अलाउंसेस भी देते हैं, जैसे ट्रैवल अलाउंस दे रहे थे, बाकी बेनिफिट्स भी देते हैं, अदर बेनिफिट्स जैसे कि इंश्योरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रामू को प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 100 रुपीज पर यूनिट का खर्चा है ये स्पेसिफिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इसीलिए ये खर्चा लेबर कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा ना, वो खर्चा लेबर कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पर बचे हुए सारे खर्चे जब एम्प्लॉय करने का, ऑर्गेनाइजेशन में लाने का सारा खर्चा देखा जाता है ना, वो एम्प्लॉय कॉस्ट बनता है। ठीक है, सो एम्प्लॉय कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग अ पर्सन। पर लेबर कॉस्ट क्या होता है पता है? लेबर कॉस्ट इज द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द लेबर जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो लेबर कॉस्ट का पार्ट बनता है। ठीक है, पर एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 उसने पहले ही बोल दिया कि भाई एम्प्लॉय कॉस्ट को समटाइम्स हम लेबर कॉस्ट भी बोलते हैं, तो मतलब वो सिमिलर टाइप से उन दोनों को इस्तेमाल कर रहा है। नाउ हम जो है लेबर कॉस्ट को 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जैसे हमने मटेरियल के अंदर क्लासिफिकेशन किया था, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जब मटेरियल की डेफिनेशन को एक बार और देख लेंगे ना, तो हमको एम्प्लॉय की सारी डेफिनेशन ऐसे ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखो भाई,
मटेरियल का कॉस्ट दो तरीके से हो सकता है, पहला डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, हमने देखा कि भाई डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, वो डायरेक्ट मटेरियल तभी कहलाएगा जब उसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। पहला, वो इजिली ट्रेस किया जा रहा है, मतलब जैसे कि मेरे पास ये कैलकुलेटर है, मैं इसमें इजिली ट्रेस कर सकती हूँ कि कितना प्लास्टिक लगा होगा। ठीक है, कितना प्लास्टिक लगा, कितनी स्क्रीन लगी, एक स्क्रीन लगी, मैं आराम से ये ट्रैक कर सकती हूँ, पता कर सकती हूँ कि कितना इसमें मटेरियल लगा, कितना क्वांटिटी का लगा, कितने वैल्यू का लगा। वो मेजर मटेरियल है, इसके अंदर जो प्लास्टिक और ये स्क्रीन दिख रही है वही मेजर मटेरियल है, उसी में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अमाउंट मेरा खर्च हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये आइडेंटिफाइड है डायरेक्टली विद प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट को देख के बता सकती हूँ कि भाई इसमें प्लास्टिक तो लगा ही लगा होगा। इन दैट केस हम उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। अगर ये तीनों के तीनों चीजें, तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसी मटेरियल में दिख रही है तो उसको हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। इसके अलावा जो भी बचा हुआ मटेरियल होता है जो कि हमने प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनता है और फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो हमने मटेरियल की डेफिनेशन पढ़ी उसमें दोनों जगह हम प्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन का डायरेक्ट वाला खर्चा, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन का इनडायरेक्ट वाला खर्चा। पर ये बताओ, क्या मटेरियल सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में लगता है क्या? मटेरियल एडमिन में नहीं लगता, मटेरियल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लगता, एडमिन में भी लगता है। एडमिन में हम पेन लेके आते हैं, इंक लेके आते हैं, पेपर लेके आते हैं, वो सब क्या है, मटेरियल ही है। हम जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल कर रहे होंगे वो भी तो मटेरियल है। पर इस डेफिनेशन के हिसाब से तो सारा प्रोडक्शन की चीजें ही बस कवर है। प्रोडक्शन के अलावा वाला मटेरियल कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन के अलावा वाला मटेरियल जो होता है ना सारा, जैसे जो एडमिन में लग रहा है, जो मेरे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा है, वो एक्चुअल में पता है, ये एक्चुअल में मेरा डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट तो बनता ही नहीं है, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट मटेरियल में शो होता है। पर इस डेफिनेशन में उसमें कोई कवर ही नहीं किया गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 ने एक अच्छी सी डेफिनेशन दी जिसमें डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल दोनों पूरा का पूरा कवर होता है। डायरेक्ट मटेरियल मतलब वो खर्चा जो कि एट्रीब्यूट किया जा सकता है टू अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फीजेबल वे। दोनों की दोनों डेफिनेशन ना ऐसी नहीं है एक दूसरे से अगेंस्ट जा रही है, ये दोनों की दोनों डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन जो है अलाइन कर रही है। ये दोनों सिमिलर चीजें बोल रही हैं, बस अलग तरीके से। यहाँ पे भी बोला गया वो ऐसा खर्चा होना चाहिए जो डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो सकता है किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में, मतलब हमारे प्रोडक्ट में, हमारी सिचुएशन में, हमारे कैलकुलेटर के ऊपर जो खर्चा ऐड हो सकता है वो खर्चा यहाँ पे आएगा। इन एन इकोनॉमिकली फीजेबल वे में वो ऐड होना चाहिए। मतलब कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करोगे आप। क्या कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करोगे? समझ लो हमने खर्चा किया 10,000 रुपए किसी मटेरियल पे, ठीक है, किसी मटेरियल पे 10,000 रुपए खर्चा किया। अब ये 10,000 रुपए ना 2-3 प्रोडक्ट में हमने खर्च किया था। अब इसको ये 2-3 प्रोडक्ट में डिवाइड करने का खर्चा मेरे को 100 रुपए पड़ रहा है। जब इसका बाइफर्केशन कर रही हूँ ना, बाइफर्केशन करने के लिए कोई एम्प्लॉय हमने लगाया होगा, उसका कुछ टाइम लग रहा होगा और उसके टाइम के हिसाब से 100 रुपए मेरे को लग रहा है। इन दैट केस बताओ यहाँ पे इसको डिवाइड करने का खर्चा ज्यादा है, डिवाइड करने का खर्चा ज्यादा है कि इस प्रोडक्ट का खर्चा ज्यादा है? प्रोडक्ट का खर्चा ज्यादा है। इन दैट केस ये इकोनॉमिकली फीजिबल वे में डिवाइड हो जा रहा है। इन दैट केस ये डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनेगा। पहली बात तो वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, और साथ साथ इकोनॉमिकली फीजिबल वे में मैं उसको डिवाइड भी कर सकती हूँ, तो वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बनता है। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो इकोनॉमिकली फीजिबल वे में बाइफरकेट नहीं हो सकता, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में। तो इसने इजी कर दिया, इसने बोला कि भाई जो भी खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा उसको इनडायरेक्ट में डाल देना, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा प्लस इकोनॉमिकली फीजिबल वे में उसको तुम डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पा रहे हो, इन दैट केस उसको डायरेक्ट मटेरियल में डालना। ठीक है, नाउ सेम डेफिनेशन, दोनों की दोनों सेम डेफिनेशन हम एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर देखने वाले हैं। पहली बात तो लेबर का खर्चा क्या बोला हमने? लेबर का खर्चा मतलब जो प्रोडक्शन तक का खर्चा होता है, प्रोडक्शन में जो खर्चा होगा उसको लेबर का खर्चा बोला जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली डेफिनेशन थी ना, ये तो हमने पहले ही पता कर ली थी कि प्रोडक्ट वाली है, इसीलिए यहाँ पे इसको लेबर कॉस्ट बोल के डिनोट किया जा रहा है। तो डायरेक्ट लेबर का खर्चा मतलब जो इजिली ट्रेस्ड है, मेजर कॉस्ट है, आइडेंटिफाइड डायरेक्टली है, प्लस इनडायरेक्ट लेबर का खर्चा ऑल अदर लेबर कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो इसके अलावा होगा वो सारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा। ये बात हुई जब प्रोडक्शन के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बाइफर्केशन की बात होगी। जब पूरे के पूरे एम्प्लॉय कॉस्ट की बाइफर्केशन की बात होगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, तो हम बोलेंगे कि ऐसा कॉस्ट जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट इन इकोनॉमिकली फीजिबल वे, वो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट जिस which cannot be directly attributed to a particular cost object. I hope clarity आई हो आपको दोनों डेफिनेशन में। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सिर्फ ये वाली डेफिनेशन लिखोगे क्योंकि इसमें सारे के सारे मटेरियल कवर हो जाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे सारे के सारे लेबर कवर हो जाते हैं। पर अगर तुमको 2-3 मार्क्स 4 मार्क्स का पूछ लिया तो दोनों की दोनों डेफिनेशन को लिखना। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स कंट्रोल एंड रिडक्शन ऑफ लेबर कॉस्ट।
हमने मटेरियल कॉस्ट पढ़ा, मटेरियल कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, मटेरियल का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने लेबर कॉस्ट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, पर मेजर काम हम लेबर कॉस्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करें, उसको रिड्यूस करें। उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो क्लासिफाई करो लेबर कॉस्ट को बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो वो तो हमने सीख लिया। फिर उसके बाद तुम क्या करो, प्रोडक्शन प्लानिंग इंप्लीमेंट करो, वर्क स्टडी करो, ताकि स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सको कि भाई इस काम के लिए हमको कितना टाइम लगना चाहिए। वो टाइम सेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन को प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले पता करेंगे कितने यूनिट्स बनाने हैं, फिर सेट करेंगे कि भाई हमारा टाइम कितना लगना चाहिए एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाने में, दैट इज वर्क स्टडी के थ्रू हम टाइम सेट करेंगे। फिर उसके बाद तुम लेबर का बजट बनाओ कि लेबर में टोटल पूरे जितने भी लेबर लग रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब में तुम कितना टोटल खर्चा कर सकते हो, और उसको तुम एक्चुअल लेबर के खर्चे से कंपेयर करो। फिर लेबर के स्टैंडर्ड्स बनाओ कि पर आवर कितना खर्चा लगना चाहिए, कितने आवर्स में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, दैट इज लेबर का स्टैंडर्ड। लेबर का स्टैंडर्ड सेट करो, उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके देखो। फिर मॉनिटर करो लेबर की कॉस्ट को, लेबर की परफॉर्मेंस को, कि भाई हर पीरियड वाइज हमारे लेबर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है या फिर रिड्यूस होते जा रही है। ऑफर इंसेंटिव टू इंप्रूव लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर को ना इंसेंटिव दो कि भाई तू प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा ना तेरे को और पैसे मिलेंगे। जैसे समझ लो हर रोज वो 10 यूनिट्स बनाता है अभी, और 10 यूनिट्स बनाता है, तुम हर रोज के हिसाब से उसको देते हो 1000 रुपए। अब तुम उसको बोलो कि भाई देख 2 यूनिट्स और बना, तू अगर 12 यूनिट्स हर रोज बनाएगा ना तो मैं तेरे को 100 रुपए और बढ़ा के दे दूंगा रोज। तो इन दैट केस क्या हो रहा है, तुमने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। प्रोडक्टिविटी किसकी मदद से बढ़ाई, इंसेंटिव देके, भाई तू इंसेंटिव ले ले और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा। इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है और सामने एम्प्लॉय को भी फायदा होता है। ठीक है, इम्प्लीमेंट अ लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, सारा का सारा एम्प्लॉय का जो खर्चा है वो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा कि कितने घंटे लग रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करने के लिए भी हमको लेबर के रिकॉर्ड्स की जरूरत पड़ती है। बिना रिकॉर्ड के किसको कंट्रोल करोगे, जब पता ही नहीं कितना खर्चा हो रहा है तो कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, इसीलिए एक अच्छा प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम लगाना बहुत जरूरी है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी तुम लेबर का कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो तुमको सिर्फ प्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देना पड़ता है, पूरे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है जब भी हमको लेबर कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस करना है। सबसे पहले आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो सबसे पहला लोग होते हैं जो कि सबसे पहले एम्प्लॉय के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यही लोग हायर करते हैं, है ना। हायरिंग वाला काम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है, प्लस साथ साथ इंप्लॉयज को मैनेज करना, उनके लिए पॉलिसीज प्रोसीजर्स बनाना, उनके रिलेशंस और उनके बेनिफिट्स को हैंडल करना, और साथ साथ कंपनी की वर्कफोर्स को पूरा का पूरा मैनेज करना। ये काम किसका है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो सबसे पहले इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। साथ साथ इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये लोग लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने में ध्यान देते हैं। यही वो लोग होते हैं जो लोग टाइम स्टडी, मोशन स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि इस पर्टिकुलर काम में इतना ही टाइम लगना चाहिए, आप इतना सारा टाइम क्यों दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, इनका काम होता है ये देखना कि इंप्लॉय कब आ रहा है कब जा रहा है, प्लस कितना देर वो काम कर रहा है। ये सब काम कौन चेक करेगा, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। फिर उसके बाद आता है पेरोल डिपार्टमेंट, जो पैसे देगा एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज की सैलरी, उनका पे चेक कैलकुलेट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके टैक्सेस डिडक्शंस को हैंडल करना, उनका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कि कितना पैसा, कितना कंपेंसेशन हमने एम्प्लॉय को दिया। ये सब काम पेरोल डिपार्टमेंट का होता है। फिर आता है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, जो कि लेबर कॉस्ट को एनालाइज करता है और रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को कि भाई देखो तुम इस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तुम लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट कंट्रोल करना है तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला, असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सिर्फ हायर किया जा रहा है, कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है कुछ नहीं पता, हम बिना मतलब का एक्सेस एम्प्लॉयज हायर करते जा रहे हैं, तो कोई मतलब है क्या, कोई मतलब नहीं। हम बिना मतलब का अपना खर्चा बढ़ा रहे हैं। हमको सबसे पहले असेस करना चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उनकी, ये सारी चीजें हमको पता करनी चाहिए। उसके हिसाब से मैन पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। नेक्स्ट, उनकी टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। टाइम कीपिंग मतलब कितने देर वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। ठीक है, टाइम बुकिंग मतलब कितना देर उन्होंने किस पर्टिकुलर काम में टाइम दिया। जैसे वो मटेरियल ए और मटेरियल बी दोनों बनाते हैं एक दिन में, ठीक है, तो ए बनाने में कितना टाइम दिया, बी बनाने में कितना टाइम दिया, ये दैट इज टाइम बुकिंग। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडी करो, ये पता करने के लिए किस पर्टिकुलर काम में कितना टाइम लग रहा है और उस टाइम को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल करो ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है। आइडल टाइम इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज खाली बैठे
पर वो खाली बैठे हैं फिर भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोज आ रहे हैं ना, तो हमको उसका पैसा देना ही पड़ेगा। तो इसमें बिना मतलब का खर्चा हमारा जाता है। और ओवर टाइम में भी बिना मतलब का खर्चा जाता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज ओवर टाइम करते हैं ना, जैसे 8 घंटे का उनका शिफ्ट है, वो अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा 2 घंटे जो काम कर रहे हैं ना, उसके लिए तुमको ज्यादा सैलरी पे करनी पड़ती है, उनको ज्यादा वेज पे करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। इन दैट केस ओवर टाइम इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको आइडल टाइम और ओवर टाइम के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर। एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? कितनी जल्दी एम्प्लॉयज हमारे यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये बहुत ज्यादा कम होना चाहिए या फिर ये बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, नॉर्मल। अगर ये बहुत ज्यादा होगा ना, एम्प्लॉय टर्नओवर बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी छोड़ के जा रहे हैं हमारे यहाँ के एम्प्लॉयज, वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर से हमको हायर करना पड़ेगा, फिर उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो बहुत खर्चा होता है। और अगर एम्प्लॉय छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं तो वो भी अच्छा नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि उससे नए टैलेंट आप लेके नहीं आ पाओगे। क्योंकि अगर पुराने छोड़ के नहीं जाएंगे तो नई रिक्वायरमेंट्स क्रिएट नहीं होंगी, नई रिक्वायरमेंट्स क्रिएट नहीं होंगी, इन दैट केस नया टैलेंट नहीं आ पाएगा, ठीक है। हमारा जो टर्नओवर है वो मेंटेन रहना चाहिए, उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेज एंड इंसेंटिव के सिस्टम्स कैसे हैं, किस तरीके से तुम वेजेस देते हो, इंसेंटिव देते हो, इन सब पॉइंट्स को ना हम इन डिटेल अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम इन शॉर्ट सबका समरी देख रहे हैं, समझ लो। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब को इवैल्यूएट करो कि इस जॉब में एक्चुअल में कितना पैसा देना चाहिए। जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, एम्प्लॉयज को मैं काम करा रही हूँ कि भाई इस कैलकुलेटर को जोड़ने का काम तुम्हारा है, तो मैं इसको इवैल्यूएट करूंगी कि इस जॉब में मेरे को एक्चुअल में कितना पैसा देना चाहिए, कितना पैसा इस जॉब के लिए बनता है, ये कैलकुलेट करना है, इस जॉब इवैल्यूएशन। मेरिट रेटिंग इज लाइक एम्प्लॉय को रेट करना कि भाई उसने कितना अच्छा काम किया, उसने कितना बुरा काम किया, दैट इज मेरिट रेटिंग। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, किस तरीके से एम्प्लॉय अभी 10 यूनिट्स बना रहा है उसको 12 या 15 पे लेके जा सकते हो, दैट इज एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी, ठीक है। सो आई होप क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे मेजर किया जाएगा? सबसे पहली बात तो एम्प्लॉय कॉस्ट का जो भी ग्रॉस पे दे रहे हो ना तुम, जो मेन सैलरी का पार्ट होगा वो तुम यहाँ इंक्लूड करोगे। उसके अलावा जो भी अलाउंसेस दे रहे हो, जो भी कॉस्ट एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है सारे बेनिफिट्स के लिए जो एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं, जो बोनस तुम दे रहे हो, बोनस स्टैट्यूटरी लिमिट होती है कि भाई इतना बोनस तो तुमको देना ही पड़ेगा, वो बोनस यहाँ इंक्लूड करोगे। प्लस साथ साथ अगर तुम अपने सरप्लस का, तुमने इस बार ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ऑर्गेनाइजेशन उसका शेयर दे रही है अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी यहाँ इंक्लूड होता है। इसके साथ साथ एक्स ग्रेटिया पेबल। नाउ व्हाट इज दिस एक्स ग्रेटिया पेबल? मतलब तुमने अपने मर्जी से, इसके लिए कोई लीगली रिक्वायर्ड नहीं था भाई, लीगली इसको पे करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हमने हमारे लिए, हमारे ऑब्लिगेशन भी नहीं थी, हमने ऐसी, हम एम्प्लॉय से खुश हो गए तो हमने उसको पे कर दिया, दैट इज एक्स ग्रेटिया पेबल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशन अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज को पे कर रहा है। नेक्स्ट आता है एक्स ग्रेटिया पेबल इन ल्यू ऑफ बोनस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स ग्रेटिया पेबल एंड एक्स ग्रेटिया पेबल इन ल्यू ऑफ बोनस? जो बोनस के लिए पे किया जाता है ना, वो कैसा होता है बताऊं? जैसे एग्जाम्पल हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है हमारा, ये डिपार्टमेंट ने ना बहुत मेहनत की, और जब भी ये ज्यादा मेहनत करते हैं ना तो अप्रॉक्स 5,000 करोड़ तक का सेल कर देते। जब भी ये इतना सेल करते हैं ना तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इनको बोनस देती। पर इस बार क्या हुआ, समझ लो कोविड आ गया था। कोविड वाली सिचुएशन में इन्होंने मेहनत पूरी की, पूरी मेहनत की, पर सेल सिर्फ 1,000 करोड़ की कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन को दिख रहा है ना कि भाई इन्होंने मेहनत की है, पर ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसके कारण ये नहीं कर पाए ज्यादा सेल। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन बोनस तो नहीं दे सकती, क्योंकि बोनस वाला काम ही नहीं किया। इन दैट केस ऑर्गेनाइजेशन ने दे दिया एक्स ग्रेटिया इन ल्यू ऑफ बोनस। बोनस की जगह हमने एक्स ग्रेटिया पेबल कर दिया। यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं थी, बोनस तो सिर्फ 5,000 के ऊपर वाले में पे करना था, पर यहाँ तो 5,000 के ऊपर गया ही नहीं है। इन दैट केस हम क्या कर रहे हैं, एक्स ग्रेटिया पे कर रहे हैं इन ल्यू ऑफ बोनस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मैनेजेरियल पर्सनल रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर रोज आते हैं, हर रोज काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के बारे में काम करते हैं, कॉस्ट कैसे कंट्रोल करें इसके ऊपर काम करते हैं, प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर काम करते हैं, हर रोज आके काम करते हैं। इन दैट केस ये लोग क्या बनते हैं, हमारे ये लोग हमारे एम्प्लॉय बनते हैं, और इनका पार्ट, इनको जो भी पे कर रही है एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन, वो पार्ट हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ये लोग हमारे को सजेशन देने आते हैं, कंसल्टेंट की तरह काम करते हैं हमारे लिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये रोज रोज आके नहीं बैठते हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी आते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जरूरत पड़ती है तो इनसे कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये लोग जो है ना, ये एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, इनको एम्प्लॉय का पार्ट नहीं बना जाता, इसीलिए इनका जो भी खर्चा है वो एडमिन ओवरहेड में जाता है, ना कि एम्प्लॉय कॉस्ट में,
ठीक है। नेक्स्ट सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन कॉस्ट भी इंप्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनता है। सेपरेशन कॉस्ट मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट जो भी हम कर रहे होंगे, रिट्रेंचमेंट की, टर्मिनेशन के समय जो भी पेमेंट हो रही होगी, वो सारे हमारे सेपरेशन कॉस्ट में आते हैं। ठीक है। तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट क्या होता है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को बोल रहे हैं कि अगर आप चाहो तो आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा सकते हो, हम आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट पेमेंट कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली इसको फॉलो करती है तब जब उनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज हो गए। ठीक है। तो उनको क्या है, धीरे धीरे करके एम्प्लॉयज को निकालना है, तो वो बोलती है कि भाई आप छोड़ सकते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वॉलेंटरीली, और उस केस में हम आपको कुछ अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है। अब ये अमाउंट जो है ना छोटा मोटा नहीं होता है, ये अमाउंट अच्छा बड़ा होता है। जैसे कि समझ लो हमारा रामू है, रामू 50 साल का हो गया, 50 साल का हो गया। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सब जो भी एम्प्लॉयज है ना मैक्सिमम 55 साल के होते हैं, उसके बाद हम रिटायर कर देते हैं। अभी इसका 5 साल बचा हुआ है, पर हम बोल रहे हैं इसको कि भाई तू वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेना चाहता है तो ले ले, हम तेरे को 2.5 साल का पूरा पैसा दे देंगे अभी के अभी। इन दैट केस में 2.5 साल का उसका पैसा उसको अभी दे रही हूँ, तो ये पूरा का पूरा पैसा एक ही साल में चार्ज करना इज गुड? नो। तो हम क्या करते हैं ना, ये सेपरेशन कॉस्ट को अमर्टाइज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ बेनिफिट। 2.5 साल तक हमने उसको बेनिफिट दिया, तो 2.5 साल तक हम इसको क्या करेंगे, अमर्टाइज करते जाएंगे। दैट इज सेपरेशन कॉस्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स इम्प्यूटेड कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट। हमने देखा था जो मटेरियल के अंदर इम्प्यूटेड कॉस्ट होता है वो कुछ सिचुएशंस में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय का कॉस्ट जो इम्प्यूटेड होगा ना वो इंक्लूड नहीं किया जाता। हम बोलते हैं कि भाई देखो एम्प्लॉय का इम्प्यूटेड कॉस्ट कब आएगा? एम्प्लॉय का इम्प्यूटेड कॉस्ट आएगा नॉर्मली ओनर के लिए। जैसे समझ लो एक छोटा सा बिजनेस है, रामू खुद का बिजनेस कर रहा है, रामू इस बिजनेस को चलाता है, इस बिजनेस में काम करता है, प्रॉफिट का शेयर भी लेता है, लेकिन सैलरी नहीं ले रहा है अभी। तो ये बोलेगा मैं सैलरी ले नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी सैलरी ना 10,000 रुपए बनती है, तो इस 10,000 रुपए को मैं खर्चा मान लेता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम प्रॉफिट का शेयर तो ले ही रहे हो ना, तुम इम्प्यूटेड कॉस्ट सैलरी को नहीं ले सकते। अगर सैलरी लेना है तो ले लो, नहीं ले रहे हो तो उसको इम्प्यूटेड कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। ठीक है। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज कैलकुलेटेड एज आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवर्ली रेट। जितने आइडल आवर्स हुए उसको आवर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके आइडल टाइम निकाल देंगे। नेक्स्ट वेयर एम्प्लॉइज अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। समझ लो एक्चुअल में हमने एम्प्लॉय के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च किए, पर हम स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड में मैंने रिकॉर्ड किया 8 लाख रुपए, स्टैंडर्ड के हिसाब से मेरा 8 लाख आ रहा था। अब ये 8 लाख रिकॉर्ड किया, इसमें कितना वेरिएंस है? 2 लाख का वेरिएंस है। अगर ये 2 लाख का वेरिएंस नॉर्मल रीजन के कारण है तो भाई तुम इसको एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड करो, बिना मतलब का नखरा नहीं चाहिए हमको। तुम स्टैंडर्ड में रिकॉर्ड कर रहे हो तो तुम नहीं रिकॉर्ड करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने खर्चा किया है तो तुम इसको रिकॉर्ड करोगे एम्प्लॉय कॉस्ट में। अगर एबनॉर्मल रीजन के कारण हुआ, एबनॉर्मल रीजन वाला हुआ है, तो तुम उसको P&L अकाउंट में चार्ज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सिडीज, ग्रांट, इंसेंटिव्स। ये अगर हमको रिसीव हुई है एम्प्लॉय कॉस्ट के अगेंस्ट, इन दैट केस उसको हम एम्प्लॉय कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस एम्प्लॉय कॉस्ट? समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने अच्छे खासे एम्प्लॉयज को रखा हुआ है अपने यहाँ, तो गवर्नमेंट खुश हो गई उस ऑर्गेनाइजेशन से कि भाई हमारे यहाँ का तुम एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा रहे हो, तो ये लो सब्सिडी दे दिया ऑर्गेनाइजेशन को। किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। हमारा एक्चुअल में ना 1 लाख का खर्चा हुआ था, पर गवर्नमेंट ने हमको 20,000 की सब्सिडी दे दी, तो ये 20,000 का जो अमाउंट है ना वो मैं रिड्यूस कर दूंगी फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट, क्योंकि इसका मेरे को सब्सिडी मिल गया। ये एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हुआ ही नहीं, इसलिए हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट एबनॉर्मल कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इफ मटेरियल एंड क्वांटिफिएबल। हमको पता है एबनॉर्मल कॉस्ट है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पेनाल्टीज, डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और अदर थर्ड पार्टी नॉट इंक्लूडेड। जो पेनाल्टीज, जो डैमेजेस पे कर रहे हो तुम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, जैसे क्या हो सकता है, लेबर को हमको वेज रेट देना चाहिए, बेसिक वेज रेट जो है उसके हिसाब से मेरे को 1,000 रुपए देना चाहिए था पर डे, लेकिन मैंने उसको 800 रुपए पर डे दिए, ज्यादा होशियार बन के। ये लेबर वालों ने जाके वहां पे गवर्नमेंट के पास कोर्ट में हमारे अगेंस्ट केस कर दिया कि भाई हमको 1,000 रुपए पर डे मिलना चाहिए एज पर बेसिक वेज रेट, लेकिन हमको सिर्फ 800 पर डे दे रहे हैं लोग। इन दैट केस यहाँ पे मेरे को पेनाल्टी, डैमेजेस पे करने पड़ेंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को, और वो पेनाल्टीज, डैमेजेस मेरे मटेरियल एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट कैलकुलेटेड एट टोटल रिसोर्सेज कंज्यूम। जो भी रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किए, जितने भी बेनिफिट्स हमने उसको दिए एम्प्लॉय को, उसमें जितना भी रिसोर्सेज हमने कंज्यूम किया, वो हमारे रिसोर्सेज जितने कंज्यूम हुए उसके हिसाब से एम्प्लॉय बेनिफिट्स कॉस्ट निकाला जाता है। नेक्स्ट
रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय फॉर बेनिफिट्स आर रिड्यूस फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट। हमने कुछ एम्प्लॉय को बेनिफिट दिया लेकिन उसमें से कुछ रिकवरी हो गई हमको, वो रिकवरी हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट से रिड्यूस कर दी जाएगी क्योंकि एम्प्लॉय ने उसका पैसा खुद ही दे दिया। नेक्स्ट, चेंजेस इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल ओनली मेड इफ रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखो भाई, जो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए उनको वैसा का वैसा ही फॉलो करना पड़ेगा। इनके चेंजेस तभी आपके अलाउड होंगे जब ये लॉ ने बोला है, लॉ के हिसाब से रिक्वायर्ड है, या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बोल दिया खुद ही, और या फिर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड है। यही 3 केसेस में आप इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक्स रेट या पेमेंट क्या होता है वो हमने देख लिया, एक बार यहां से पढ़ लेना। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइम कीपिंग। क्या होता है टाइम कीपिंग? टाइम कीपिंग इज लाइक अटेंडेंस रिकॉर्ड करना कि कौन कितने बजे आया, कितने बजे ऑफिस से जा रहा है, कितने दिन आया, कितने दिन लीव ली, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं टाइम कीपिंग के अंदर। ये पंक्चुअलिटी प्रमोट करती है और डिसिप्लिन प्रमोट करती है अमॉन्ग वर्कर्स। अगर आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे कि कब कौन सा एम्प्लॉय आया, कब कौन सा एम्प्लॉय गया, तो इन दैट केस एम्प्लॉयज कभी भी आएंगे, अपनी जब मर्जी दबाएंगे क्योंकि पैसे तो पूरे मिल रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रही है। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाता है क्योंकि इससे पंक्चुअलिटी बढ़ती है और डिसिप्लिन रहता है अमॉन्ग वर्कर्स कि भाई हमको टाइम पे आना है तभी हमको पूरे पैसे मिलेंगे। ये कंप्यूट करता है बेनिफिट्स टाइड टू कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। जैसे कई सारे बेनिफिट्स ना कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस पे डिपेंड करते हैं कि भाई कितने दिन तुम ऑफिस में आए, कितने दिन आए, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। जैसे कि पेंशन, ग्रेट्युटी, लीव, ये सब तुम कितने दिन ऑफिस आए, कितने दिन नहीं आए, उसके हिसाब से तुमको मिलते हैं। ठीक है, अनेबल्स कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर्स फॉर ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन। कई सारे ओवरहेड का ना एब्जॉर्प्शन अपॉर्शनमेंट ना हम लेबर आवर्स के बेसिस में करते हैं। लेबर आवर्स पता कैसे चलेगा? लेबर आवर्स टाइम कीपिंग की मदद से पता चलेगा। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरीली रिक्वायर्ड है अंडर लेबर लॉ। लेबर लॉ के हिसाब से हमको ये रिकॉर्ड करना इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, कैन बी यूज फॉर फर्दर एनालिसिस। स्टैंडर्ड टाइम, आइडल टाइम, एफिशिएंसी, इन सब के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि टाइम कीपिंग से पता चल जाएगा कि कितने घंटे हमारा ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एम्प्लॉय रह रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी अगर जरूरत पड़ रही है हमारे टाइम कीपिंग रिकॉर्ड्स की तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। कई सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं टाइम कीपिंग के। सबसे पहला आता है अटेंडेंस रजिस्टर। रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब जब जो एम्प्लॉय आएगा तब साइन करके जाएगा, जब जाएगा तो टाइम लिखेगा और साइन करके जाएगा। इन दैट केस की क्या है, ये मैनुअल है पहली बात तो, और साथ साथ लार्ज क्यू में खड़ा होना पड़ेगा सब लोगों को, भाई हमारी चांस आएगी तब हम साइन करके जाएंगे, है ना। और साथ साथ लैक ऑफ कंट्रोल है ओवर रिकॉर्डिंग टाइम। रजिस्टर है भाई, घूम गया तो क्या करोगे, फट गया, पानी गिर गया, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, डिस्क मेथड। डिस्क मेथड में क्या होता है, जब तुम ऑफिस में आए ना तो एक बॉक्स में सबकी नाम की अलग अलग डिस्क रखे रहते हैं, उसमें से एक अपना नाम का उठाओ और उसको टांगो। ठीक है, जब तुम ऑफिस में आए बोर्ड में टांग दो, जब तुम ऑफिस से वापस जा रहे हो तो बोर्ड से उतार के वापस रख दो। ये डिस्क मेथड है। इसमें क्या है, प्रॉक्सी मार्किंग हो सकती है भाई, जैसे कि 2 दोस्त, एक दिन एक आ रहा है, एक दिन एक नहीं आ रहा है, तो ये पहला वाला ये रामू है, ये रामू का दोस्त है श्याम। ठीक है, तो एक शाम को मन नहीं कर रहा है आज ऑफिस आने का, तो रामू को बोल रहा है श्याम कि भाई जाना डिस्क तो टांगना है, तू मेरा टांग देना, तो ये उसका टांग रहा है। इन दैट केस ये प्रॉक्सी मार्किंग हो सकती है एंड मैनुअल ऑपरेशन कॉजिंग डीले। मैनुअल ऑपरेशन है तो बिना मतलब का डीले होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक्स और क्लॉक कार्ड्स। यहाँ पे पंचिंग कार्ड होता है जो कि हम पंच करके जाते हैं। ठीक है, अब ये पंचिंग कार्ड क्या करता है, आपका टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कब आपने पंच किया। इसके अंदर भी प्रॉक्सी हो सकती है, कोई और किसी और का कार्ड टांग सकता है। पंच कार्ड ना हमारे ऑफिस में हुआ करता था, तो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉक्सी पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई भी आके अपना कार्ड दूसरे का कार्ड टांग देगा भाई, जैसे कि ये रामू श्याम है, आज रामू का मन नहीं कर रहा तो श्याम टांग देगा उसके बदले का। इन दैट केस क्या ही है, इसमें पंच ही तो करना है ना। ये भी टाइम रिकॉर्ड करता है, इसमें प्रोडक्टिव टाइम रिकॉर्ड नहीं होता कि भाई कौन कितना देर अच्छे से काम किया, किसने अच्छे से काम नहीं किया, वो रिकॉर्ड नहीं होता, सिर्फ टाइम रिकॉर्ड हो जाता है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सबसे बढ़िया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉक्सी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अटेंडेंस जो है फिजिकल बिहेवियर और ट्रेड्स के हिसाब से होता है, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस, रेटिना, ये सब क्या कोई और कॉपी नहीं कर सकता, या आपको अपना खुद ही आगे डालना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये टाइम मैनिपुलेशन का जो है उसको रिड्यूस कर देता है, प्लस प्रॉक्सी अटेंडेंस बिल्कुल कम हो जाता है। कॉस्ट फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप ऑफ टाइम कीपिंग मेथड्स है। इसेंशियल्स ऑफ अ गुड टाइम कीपिंग सिस्टम। पहली बात तो ऐसा टाइम कीपिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्रॉक्सी अटेंडेंस पॉसिबल ना हो, नहीं तो फिर तो एम्प्लॉयज बहुत बेनिफिट उठाएंगे उसका। रिकॉर्ड टाइम फॉर पीस वर्कर्स। पीस वर्कर का टाइम रिकॉर्ड करना चाहिए वो, कि भाई कितने घंटे वो वहां रहे, कितने पीसेस बनाए। रिकॉर्ड अराइवल एंड डिपार्चर टाइम।
कब आए कब गए ये रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। मैकेनिकल रिकॉर्डिंग फॉर एक्यूरेसी, आप रजिस्टर मत मेंटेन करो, आप मैकेनिकली रिकॉर्ड करो ताकि ज्यादा एक्यूरेसी रहे। नेक्स्ट, लेट कमर्स रिकॉर्ड लेट अराइवल, लेट अराइवल भी रिकॉर्ड करने का वहां पे सिस्टम होना चाहिए। सिंपल, स्मूथ एंड क्विक हो, और साथ साथ पीरियोडिक रिव्यू करो एरर्स के लिए, अगर कोई एरर्स आ रहे हैं तो, ठीक है। तो गुड टाइम कीपिंग सिस्टम के अंदर ये सारे एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग ना आपका प्रोडक्टिव टाइम बताता है कि ऑफिस में आप जितना देर रहे उसमें से कितना देर काम किए। ये किससे पता चलेगा? टाइम बुकिंग से। टाइम कीपिंग क्या कर रहा था, आप कितना देर ऑफिस में हो, अब 8 घंटे हो 10 घंटे हो, अब उसमें से कितना देर आपने प्रोडक्टिव निकाला, 5 घंटे 6 घंटे, कितना देर काम किया एक्चुअल में, वो टाइम बुकिंग के थ्रू पता चलता है। ये हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि भाई एक्चुअल में वर्कर ने कहाँ अपना स्पेंड किया टाइम, ये हमको टाइम बुकिंग से पता चलता है। इससे सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ आवर्स रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी नहीं पता चलता है, इसके साथ साथ कितना देर कहाँ स्पेंड किया वो भी पता चलता है। तो टाइम कीपिंग जो है वो तो सिर्फ टाइम बता रही है, भाई तुम इतने देर थे। टाइम बुकिंग से हमको प्रोडक्टिव टाइम भी पता चल जाता है। इट हेल्प्स टू एनालाइज द प्रोडक्टिव टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन ईच जॉब, हर एक जॉब में कितना टाइम लगाया, प्रोसेस में कितना टाइम लगाया, ऑपरेशन में कितना टाइम लगाया, वो भी पता चल जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइम बुकिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा प्रोडक्टिव टाइम को निकालना, कितना आइडल टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब कितना वेस्टफुल टाइम है, आइडली बैठा है हमारा वर्कर वो निकालना, कितना काम हुआ वो निकालना, कितनी अर्निंग्स होंगी उसके हिसाब से वो निकालना, और कितना वर्कर का एफिशिएंसी था वो निकालना। टाइम बुकिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसे कि डेली टाइम शीट। हमारा वर्कर खुद को हम क्या करेंगे, वर्कर को पेपर दे देंगे कि भाई तू खुद लिख कि तूने कितना काम किया, कितना देर किसमें लगाया, वो सब तू लिख। तो रिकॉर्ड टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन वर्क डेली। इसमें क्या बहुत पेपर वर्क है, क्योंकि हर एक वर्कर को हर एक दिन एक शीट दी जाती है जिसमें वो लिखता है। वीकली टाइम शीट, वीकली टाइम शीट जो है यहाँ पे हर एक दिन की जगह हम वीकली दे रहे हैं कि भाई तुम वीकली रिकॉर्ड करके देना हमको। यहाँ पे पेपर वर्क जरूर रिड्यूस हो रहा है, पर फिर ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि जो उसने लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। जॉब टिकट रिकॉर्ड्स टाइम फॉर स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ अ जॉब। जॉब टिकट में हम क्या लिखते हैं कि कब ये जॉब को स्टार्ट किया उसका टाइम लिख दो, जॉब जब खत्म होगी तब उसका टाइम लिख दो। लेबर कॉस्ट कार्ड, इसमें टाइम टेकन फॉर मल्टीपल ऑपरेशनल स्टेजेस इन अ जॉब, सबका टाइम लिखा जाता है। इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 कार्ड टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को देने की जगह यहाँ पे सिर्फ एक कार्ड दिया जाता है जो कि सारे के सारे वर्कर्स के पास पहुंचाया जाता है कि भाई सब अपना अपना टाइम यहाँ पे लिख दो। टाइम एंड जॉब कार्ड कंबाइंस टाइम टेकन एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड, सारा का सारा एक ही जगह मेंटेन कर लो, ठीक है। टाइम कीपिंग के लिए अलग से मेंटेन करने की और टाइम बुकिंग में अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। टाइम एंड जॉब कार्ड में टाइम टेकन प्लस अटेंडेंस रिकॉर्ड सब कुछ यहाँ आ जाता है। टाइम कीपिंग क्या कर रहा था, सिर्फ अटेंडेंस टाइम को रिकॉर्ड कर रहा था, और टाइम बुकिंग में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, टाइम स्पेंट ऑन ईच जॉब इंक्लूडिंग आइडल टाइम, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर ना हम जो भी जॉब एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ना उसकी स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या क्या मोशन इन्वॉल्व है, कितने मेथड्स इन्वॉल्व है, किस टाइप के मेथड्स इन्वॉल्व है, कितना टाइम हमको लग रहा है, ये सब की स्टडी हम करते हैं। प्लस कोशिश करते हैं और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई इनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। इसके थ्रू हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में इतना टाइम लगना चाहिए, इस मेथड के थ्रू होना चाहिए और इतने मोशंस इन्वॉल्व होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वर्क स्टडी। अब इसके अंदर ना पहले हम पढ़ने वाले हैं मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट को। मेथड स्टडी के अंदर ना हम प्रोडक्शन मेथड की स्टडी करते हैं और कैसे इसको इंप्रूव किया जा सके उसके ऊपर फोकस करते हैं ताकि हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजे लिमिटेड ना फर्नीचर बनाता है, ठीक है। फर्नीचर बनाता है तो हमारे पास रामू है एम्प्लॉय। ये रामू जो है ना, ये रामू बहुत अच्छा फर्नीचर बनाता है, पर इसका ना 2-3 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं बस लकड़ी को काटने में, वुड को कट करने में ही इसके 2-3 घंटे वेस्ट हो जा रहे हैं और ये बहुत ज्यादा थक जाता है उस चीज में। इन दैट केस हमने इस मेथड की स्टडी की, हमने देखा कि ये लेबर इंटेंसिव मेथड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इससे बेटर होगा कि हम क्या करें, एक मशीन लगा दें, मशीन से काम भी जल्दी हो जाएगा, प्लस ये रामू थकेगा भी नहीं और फर्नीचर की पूरी डिजाइनिंग में फोकस कर पाएगा। इन दैट केस हमने क्या किया, हमने मेथड को पूरा स्टडी किया, हमने समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में क्या हो रहा है अभी और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो, सिलेक्ट करो जॉब विद कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, स्टडी करो उस जॉब के पूरे एस्पेक्ट को, उसका पर्पस क्या है, लोकेशन क्या है, कैसे सीक्वेंस में फॉलो किया जा रहा है, किस मेथड के थ्रू हो रहा है, कितने वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, सारी चीजें स्टडी करो। फिर उसके बाद एक इम्प्रूव्ड मेथड को डेवलप करो, जैसे हमने डेवलप किया कि भाई मशीन के थ्रू ज्यादा अच्छा हो सकता है। फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। इम्प्लीमेंट करने के बाद मॉनिटर करो कि भाई प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, और साथ साथ फॉलो अप करते रहो कि चीजें सही से चल रही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्क मेजरमेंट।
देखो जब हम मेथड स्टडी कर रहे थे ना, तो हमने मेथड को स्टडी किया और साथ साथ उसको इम्प्रूव भी किया। पर जब वर्क मेजरमेंट की बात आती है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्क की स्टडी की जाती है, उसको इम्प्रूव करने में फोकस नहीं किया जाता। जैसे स्टेजेस देखो वर्क मेजरमेंट के अंदर, वर्क को सिलेक्ट करो, मेजर करो एक्चुअल टाइम के साथ और उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड टाइम के साथ। यहाँ पे कहीं भी इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम एक वर्क को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका एक्चुअल टाइम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस। ठीक है। वर्क मेजरमेंट एम्स टू डिटरमाइन द टाइम नीडेड टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली बाय सेपरेटिंग वेस्टफुल टाइम। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई एक्चुअल में कितना टाइम लग रहा है, वेस्टफुल टाइम कितना है, वो बस। इंसेंटिव वेज स्कीम के लिए हेल्प करता है, इंप्रूव करने के लिए रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए, लेबर के स्टैंडर्ड सेट करने के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए हमको वर्क मेजरमेंट हेल्प करता है। जब चीजों को मेजर करोगे तभी तो उसके बाद इंप्रूव कर पाओगे ना, इसीलिए वर्क मेजरमेंट की जरूरत हमको पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। टाइम स्टडी के अंदर जैसे हम वर्क मेजरमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम पढ़ रहे थे ना, सिमिलर वे में टाइम स्टडी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टाइम की स्टडी करते हैं कि कितना टाइम हमको एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में लग रहा है। मोशन स्टडी के अंदर हम मोशंस की स्टडी करते हैं प्लस उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि समझो एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय का काम क्या है पता है, सामान उठा के मशीन में डालने का। लेकिन हमारा जो सामान है ना वो बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है, मटेरियल बहुत ज्यादा दूर रखा हुआ है। वो क्या करता है, एम्प्लॉय जाता है उतना दूर, फिर लेके आता है, फिर उसके बाद मशीन में डालता है। तो इन दैट केस उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटर होगा कि आप सामान को यही रख दो, यहीं से उठा के वो मशीन में डालेगा, तो क्या हुआ, मोशन इंप्रूव हो गया। ठीक है। मोशन स्टडी के बाद हमने मूवमेंट्स को इंप्रूव कर दिया कि भाई अब तुम कम टाइम पे, कम मोशन में, कम मूवमेंट्स में एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हो। ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मोशन स्टडी। देखो, अ स्टडी ऑफ टाइम एंड मोशन यूज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब और प्रोसेस। जो हम जितने भी वर्क स्टडी के अंदर चीजें परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो सब एक ही पर्पस के साथ किया जा रहा है कि हम स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकें। इसमें मोशन स्टडी किया जाता है जिसके अंदर एनालिसिस किया जाता है जॉब एलिमेंट्स का। टाइम स्टडी के थ्रू हम टाइमिंग करते हैं जॉब का विद स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच चालू कर दिया जाता है, फिर देखा जाता है कि कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने में। नेक्स्ट, इसका एम क्या है, इनएफिशिएंसीज को हटाओ, मेथड्स को इंप्रूव करो, मूवमेंट्स को इंप्रूव करो, यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। जब आप अच्छे से मोशन स्टडी कर रहे हो तो हमारे एम्प्लॉय की जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है ना। पहले वो इतना दूर जाके बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहा था, अब यहीं से उठा के डाल रहा है, तो उस केस में क्या हुआ, इफेक्टिव रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हुआ। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ लेबर होता है, इंसेंटिव सिस्टम हम डिजाइन कर पाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लेबर एंड प्रोडक्शन बजट। जब आपको पता होगा कि कितना टाइम लग रहा है, उसी के हिसाब से तो आप रेट सेट करोगे ना, कितना टाइम लगेगा तो इतना रेट लगेगा, मतलब हमको इतना बजट रखना चाहिए हमारे पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट, इंप्रूव करता है हमारी प्रोडक्टिविटी को और वर्क मेथड्स को। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जॉब का इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है, देखो समझ लो हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में दो वर्कर्स हैं अलग अलग। एक है स्वीपर जो पूरा फैक्ट्री को साफ करता है, एक है जो प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है। तो इस केस में मैं कैसे डिसाइड करूं कि भाई इसका सैलरी कितना होना चाहिए, इसका सैलरी कितना होना चाहिए। मैं ऐसे ही बोल सकती हूँ कि भाई इसको 100 रुपए दे दो पर डे, इसको 200 रुपए दे दो पर डे। तुम ऐसे करोगे ना तो तुम डिफाइन ही नहीं कर पाओगे इजिली कि भाई तुमने इसका सैलरी 200 क्यों रखा और इसका सैलरी 100 क्यों रखा। तुमको हर एक चीज का रीजन पता होना चाहिए कि तुमने कैसे डिसाइड किया कि भाई इसको 100 दोगे, इसको 200 दोगे। ठीक है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जॉब का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ताकि हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकें ऑफ जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि रेशनल और इक्विटेबल बेसिस में डिफरेंशियल सैलरीज और वेजेस डिसाइड कर पाए। रेशनल बेसिस में, इक्विटेबल बेसिस में हमारे पास रीजंस हैं कि हमने क्यों इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इतना सैलरी रखा है और क्यों इस पर्टिकुलर जॉब के लिए इतना सैलरी रखा है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक और रेशनल वेज जॉब स्ट्रक्चर डिसाइड करना, रिमूव करना सैलरी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बना मतलब का बोल रहा है कि भाई तुम उसको क्यों 200 दे रहे हो, मेरे को क्यों 100 दे रहे हो। तो ये जो डिस्प्यूट होती है वो रिमूव हो जाती है अगर आपने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में वेजेस या सैलरी डिसाइड किया है। तो इंश्योर करता है फेयरनेस एंड स्टेबिलिटी इन जॉब वेज स्ट्रक्चर। आपकी फेयरनेस रहेगी, पहली बात तो सब कुछ पता है सबको कि क्यों इसको इतना प्राइस मिल रहा है, एंड स्टेबिलिटी रहेगी वेजेस में कि भाई हमको पता है अब अगला जो आदमी आएगा, अभी 100 दे रहे हैं, अभी 200 दे रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन है हमारे पास। और अगर कोई इन दोनों के बीच वाला काम करने आया तो इन दैट केस 150 रुपए देंगे उसको, ये इसके पीछे का रीजन है, पूरा रीजन हमारे पास सेट है। इन दैट केस फेयरनेस आती है, स्टेबिलिटी आती है वेज स्ट्रक्चर में। डिस्क्लोज करता है कैरेक्टरिस्टिक्स और कंडीशंस ऑफ डिफरेंट जॉब। डिफरेंट जॉब्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पता चल जाती है जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू, और क्या क्या कंडीशन है वो पता चल जाती है, और उसी के हिसाब से हम उसका वेज डिसाइड करते हैं। मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन, हमारे पास 3 अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। पहला आता है पॉइंट रैंकिंग मेथड। हम क्या करते हैं ना, हर एक जॉब में जो जो क्वालिटीज हैं या जो जो फैक्टर्स हैं
उनको पॉइंट्स देते हैं। जैसे अगर तुम सीएमए होगे तो 1 पॉइंट, दूसरा तुम्हारी एज 24 के ऊपर होगी तो तुमको 2 पॉइंट, अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा तो तुमको 3 पॉइंट। इन दैट केस हमने क्या किया, हर एक फैक्टर के लिए पॉइंट डिसाइड कर लिया, और तुम्हारे पास जितने पॉइंट्स होते जाएंगे उतने पॉइंट के हिसाब से तुमको वेजेस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट के हिसाब से रैंकिंग कर रहे हैं। दूसरा आता है रैंकिंग मेथड। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सारे जॉब्स को लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जॉब ए है, जॉब बी है, जॉब सी है, जॉब डी है। अब इनको रैंक करो, कौन सा वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब ए सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद सी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बी इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद डी इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंकिंग की, अब रैंकिंग के हिसाब से उसको पेमेंट दे दो। ठीक है, तो ये होता है रैंकिंग मेथड। नेक्स्ट होता है ग्रेडिंग मेथड। यहाँ पे हम ग्रेड्स असाइन करते हैं। एनालाइजिंग ईच जॉब इन टर्म्स ऑफ प्री डिटरमाइंड ग्रेड। यहाँ पे पहले से ग्रेड्स डिसाइड है और हम ग्रेड में उस जॉब को डालने की कोशिश करते हैं। जैसे 7 ग्रेड है हमारे यहाँ, तो हम क्या करेंगे, जो स्वीपर है उसको 7वें ग्रेड में, जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको 6th ग्रेड में, जो फाइनेंस पूरा संभाल रहा है उसको 5th ग्रेड में, जो सीईओ की पोजीशन में उसको 4th ग्रेड में। तो हमने क्या किया, हमने ग्रेड्स डिसाइड कर लिया और ग्रेड्स के हिसाब से एम्प्लॉइज को डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्रेडिंग सिस्टम। रैंकिंग में हमारे पास जितनी जॉब है उसके हिसाब से हम रैंक्स देते जा रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन में हमने जॉब का इवैल्यूएशन किया, मेरिट रेटिंग में हम एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है। इवैल्यूएट्स इंडिविजुअल एम्प्लॉयज मेरिट फॉर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रिवॉर्ड एंड अदर बेनिफिट्स। ये सारे बेनिफिट्स, प्रमोशन, रिवॉर्ड, इंक्रीमेंट तभी मिलेगा जब हम एम्प्लॉय का इवैल्यूएशन करेंगे और पता करेंगे भाई एक्चुअल में इसने अभी तक कैसा काम किया। ठीक है, एड्स इन स्टैब्लिशिंग एंड डेवलपिंग अ वेज सिस्टम एंड इंसेंटिव स्कीम। देखो, जब एक जॉब परफॉर्म की जा रही है ना, तो उस जॉब का रेट तो हमने जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू डिसाइड कर लिया, पर अब ये एम्प्लॉय उस जॉब को और भी ज्यादा अच्छे से करते जा रहा है, विथ टाइम ये इंप्रूव करते जा रहा है और ज्यादा, तो उस केस में इसको ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सैलरी भी इसकी विद टाइम इंप्रूव होते जाएगी। वो कैसे इंप्रूव होगी? विद द हेल्प ऑफ मेरिट रेटिंग। ठीक है, तो ये हेल्प करता है हमको स्टैब्लिश करने में और डेवलप करने में ऐसा वेज सिस्टम और इंसेंटिव स्कीम्स। डिटरमाइन कर पाते हैं हम इसके थ्रू एम्प्लॉय की सुटेबिलिटी फॉर अ जॉब, कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब के लिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय सुटेबल है कि भी नहीं। वो मेरिट रेटिंग से पता चलेगा, अभी तक के पिछले उसके कामों से पता चलेगा कि उसने अभी तक कैसा काम किया। नेक्स्ट, हेल्प एम्प्लॉय डेवलप केपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस फॉर अ जॉब। जब उसको पता चलते जाएगा विद टाइम, हमको जब पता चलता जाता है ना कि हम कैसा काम कर रहे हैं, हम इंप्रूव कर पा रहे हैं कि भी नहीं कर पा रहे, तो वो और इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि मैंने कितना पढ़ाई किया। हमारे सीएमए की बात करें तो मेरे को पता ही नहीं मैंने अभी तक कितना पढ़ा है, तो मेरे को जब यही नहीं पता होगा कि मैं कैसे अभी काम कर रही हूँ, तो मैं कैसे आगे इंप्रूव करने की कोशिश करूंगी। मेरे को पता करना पड़ेगा कि पहले मेरी अभी क्या सिचुएशन, वो पता चलता है विद द हेल्प ऑफ मेरिट रेटिंग। नेक्स्ट, एग्जामिन्स एम्प्लॉय कॉपरेशन। एम्प्लॉय कितना कॉपरेट कर रहे हैं, क्या वर्क क्वालिटी है उनकी, कैसा अटेंडेंस है, क्या एजुकेशन है, कितनी स्किल है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या कैरेक्टर है, कितनी इंटीग्रिटी है, कि क्या क्या इनिशिएटिव वो खुद से लेते हैं। ये सब पता चलता है हमको जब हम उनकी मेरिट रेटिंग करते हैं। लिमिटेशन क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो सब्जेक्टिव रेटिंग कैन लीड टू डिस्प्यूट। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, इन एम्प्लॉयज का रेटिंग कौन करेगा? इनका मैनेजर करेगा। अब ये जो मैनेजर है उसको अलग से इस पर्टिकुलर इंसान से अलग ही खुन्नस है बिना मतलब का, इन दैट केस वो नहीं देगा इसको अच्छी रेटिंग। ठीक है, तो सब्जेक्टिव रेटिंग हो जाती है जिसके कारण डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस में भी ओवर एम्फेसाइज। समझ लो अभी इन लोग का जॉब चेंज हो चुका है, अब ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनका जॉब जो है वो तो पिछले पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा ना, क्योंकि मेरिट रेटिंग में हम पास्ट की परफॉर्मेंस को ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा मेरिट रेटिंग। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मेरिट रेटिंग और जॉब इवैल्यूएशन के बीच में? जॉब इवैल्यूएशन में जॉब की वर्थ निकालते हैं हम, मेरिट रेटिंग में एम्प्लॉय की वर्थ निकालते हैं हम। जॉब इवैल्यूएशन सेट अ वेज एंड सैलरी स्ट्रक्चर, मेरिट रेटिंग सेट्स फेयर पे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से फेयर पे किसके थ्रू डिसाइड होता है? मेरिट रेटिंग के थ्रू। नेक्स्ट, जॉब इवैल्यूएशन ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन पे। सबको, अगर इस पर्टिकुलर जॉब का आदमी है, इस पर्टिकुलर काम को कर रहा है, तो सबको सेम सैलरी मिलेगा। किसके थ्रू? जॉब इवैल्यूएशन के थ्रू। लेकिन जब मेरिट रेटिंग होता है तो उसमें फेयरनेस आ जाता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जितना अच्छा आप काम करते जा रहे हो उतना अच्छा आपको सैलरी इंप्रूव होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रामू है और श्याम है, दोनों एक ही पर्टिकुलर जॉब कर रहे हैं, अभी अभी जॉब किए, तो जॉब इवैल्यूएशन के हिसाब से दोनों को अभी सेम सैलरी मिल रही है। पर धीरे धीरे रामू अब अच्छा काम करने लग गया है, तो धीरे धीरे रामू की सैलरी अब ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना एज कम्पेयर टू श्याम। तो ये किसके थ्रू होता है? ये मेरिट रेटिंग के थ्रू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है पेरोल डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पेरोल डिपार्टमेंट मतलब जो एम्प्लॉयज को वेजेस सैलरीज दे रहा है वो पेरोल डिपार्टमेंट है। इसका काम सबसे पहले तो भाई एम्प्लॉय का वेज डिसाइड करो कि कितना वेज उसको मिलेगा, उसका पेरोल बनाओ,
पेरोल में उसका ग्रॉस वेज कितना, उसका डिडक्शन कितना, उसका नेट वेज कितना मिलेगा, ये डिसाइड करो। मेंटेन करो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का पेरोल रिकॉर्ड कि अभी तक उसको कितना मिला, आगे कितना मिल रहा है, ये सब का रिकॉर्ड्स मेंटेन करो। प्रिपेयर करो डिपार्टमेंट वाइज वेज समरी, हर एक डिपार्टमेंट का कितना वेजेस दिया जा रहा है उसकी समरी प्रिपेयर करो। लेबर के स्टैटिस्टिक्स बनाओ। नेक्स्ट, इंस्टॉल करो इंटरनल चेक सिस्टम ताकि फ्रॉड्स ना हो। डिडक्ट करो घोस्ट वर्कर। अब ये घोस्ट वर्कर कौन होता है समझ लो। हमारे यहाँ ये एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में अभी 10 एम्प्लॉयज हैं, पर इसका मैनेजर के पास पावर होती है। मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने 10 एम्प्लॉय की जगह अपना एक और एम्प्लॉय 11 एम्प्लॉय बोल दिया। 11 एम्प्लॉय अपने नाम से ऐसे ही फेक नाम से एक एम्प्लॉय को रजिस्टर करा दिया और उसकी जितनी भी सैलरी है ना वो खुद ले रहा है। इन दैट केस ये 11th एम्प्लॉय क्या है, घोस्ट वर्कर है। मतलब एक ऐसा एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बस उसका नाम लिखा गया, उसको सिर्फ पेमेंट्स मिलते जा रही, वो घोस्ट वर्कर कहलाता है। ठीक है, तो घोस्ट वर्कर नहीं होना चाहिए, ये पेरोल डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ध्यान रखना। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव स्कीम। हम यहाँ पे अलग अलग मेथड्स देखने वाले हैं रेम्यूनरेशन के, इंसेंटिव स्कीम के। हमारे जो भी मेथड्स होंगे ना वो या तो टाइम के हिसाब से होंगे या तो रिजल्ट के हिसाब से होंगे। जैसे कि हमने सेट कर दिया कि भाई 200 रुपए मिलेंगे आपको पर आवर बेसिस में, तो जितने घंटे आप रहोगे उतने घंटे के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। टाइम रिलेटेड रेम्यूनरेशन ये कहलाता है। दूसरा हमारे पास है पीस रिलेटेड रेम्यूनरेशन, जहां पे आप जितने यूनिट्स बनाओगे उतने हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। जैसे 200 रुपए पर यूनिट, तो ये क्या है, पीस रिलेटेड रेम्यूनरेशन। अगर आप 10 यूनिट्स बना दिए तो इस केस में आपको 2000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी मेथड अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो ना रेम्यूनरेशन का, तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ के सिलेक्ट करना, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील कर रहे हो, जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, दैट इज ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हो। तो आपका जो रेम्यूनरेशन का प्रोसीजर होगा, रेम्यूनरेशन का मेथड होगा, वो अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करना। अब देखो जनरल प्रिंसिपल्स क्या है कोई भी मेथड ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन के लिए, अगर आप उसको लगा रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना। सबसे पहली बात तो वो सिंपल टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, वो एम्प्लॉयज को इजिली समझ आ जाना चाहिए कि भाई उनको किस हिसाब से किस तरीके से पेमेंट मिलने वाला है। ठीक है, एम्प्लॉयज शुड बी एबल टू एक्सेप्ट द मेथड। ऐसा मेथड लेके आओ जो एम्प्लॉयज के लिए एक्सेप्टेबल है, वो उसको एक्सेप्ट कर पाए इजिली, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो उस मेथड से। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि हमारे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए तो एप्लीकेबल हो रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब में जो लगे हुए हैं, दूसरे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल टाइप का मेथड लेके आना। शुड एश्योर फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉयज, ऐसा मेथड जो कि फेयर वेजेस दे सके। किसी एक एम्प्लॉयज को ज्यादा मिल रहा है, किसी एक एम्प्लॉय को कम मिल रहा है, जबकि दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो उस मेथड का क्या ही काम फिर। ठीक है, नेक्स्ट, इंसेंटिव पेमेंट टू इंक्रीज द लेबर प्रोडक्टिविटी। ऐसा मेथड लेके आओ जो कि इंसेंटिव पेमेंट को भी इंक्लूड करता है ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके हमारे एम्प्लॉयज की। शुड बी एबल टू मिनिमाइज द लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, ऐसा मेथड लगाना जिससे एब्सेंटिज्म कम करे हमारे एम्प्लॉयज। जब उनको पता होगा ना कि उनको आर्ली बेसिस में या फिर पीस बेसिस में पैसा मिलने वाला है, तो वो एब्सेंटिज्म वैसे ही कम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो जाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। ठीक है, शुड अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू हायर प्रोडक्शन हो उससे, और साथ साथ क्वालिटी ऑफ द आउटपुट भी बढ़े। ये हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए हमारे मेथड ऑफ लेबर रेम्यूनरेशन से। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हमारे पास। पहला टाइम रेटेड, दूसरा पीस रेटेड, तीसरा बोनस सिस्टम एंड चौथा इनडायरेक्ट मॉनेटरी इंसेंटिव्स। सबको इन डिटेल एक एक करके देखेंगे। स्टार्टिंग विद टाइम रेट मेथड। टाइम रेट मेथड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हम जा रहे हैं चड्डाज लेमनेड में। चड्डाज लेमनेड में 3 लोग काम करते हैं, मिस्टर चड्डा, मिसेस चड्डा और छोटे चड्डा। ठीक है, मिस्टर चड्डा ये नॉर्मल वाला नींबू पानी बनाते हैं, इसलिए ये 8 घंटे काम करते हैं, उनको नॉर्मल वेज रेट मिलता है @300 पर आवर। दूसरी है हमारी मिसेस चड्डा, ये जबरदस्त अलग टाइप का क्वालिटी का लेमनेड बनाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होता है, इसलिए ये 8 घंटे काम करती है, लेकिन इनका वेज रेट हाई है ड्यू टू हाई क्वालिटी @500 पर आवर। तो इनको टोटल 4000 रुपए मिलते हैं। ये है हमारे छोटे चड्डा, ये पैसे कलेक्ट करने का काम करते हैं और नींबू पानी जो भी लेने आता है तो उनको उन तक पहुंचाने वाला काम ये करते हैं। ठीक है, ये भी 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन इनका वेज रेट ना ओवर एंड अबव इंडस्ट्री रेट है। इंडस्ट्री में जितना पे किया जा रहा है उससे ज्यादा इनको पे किया जा रहा है @350 पर आवर। टोटल हो गया 2800। इनको ज्यादा क्यों पे किया जा रहा है? ताकि ये मोटिवेटेड रहे, हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे, हमारे साथ काम करें, इसलिए हम इनको ज्यादा पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं हाई क्वालिटी के कारण ज्यादा पे कर रही हूँ और इनको जैसा नॉर्मल वेज रेट है वैसा नॉर्मल वेज रेट मिल रहा है। ठीक है, देखो यही चीज यहाँ पे दी हुई है, टाइम रेटेड ऑर्डिनरी लेवल्स। ये जो हम मिस्टर चड्डा को दे रहे हैं उसको बोलेंगे हम टाइम रेटेड ऑर्डिनरी लेवल्स। जो हम दे रहे हैं हमारे छोटे चड्डा को, वो क्या है, टाइम रेटेड हाई वेज लेवल।
और जो हम मिसेस चड्डा को दे रहे हैं वो क्या है, ग्रेजुएटेड टाइम रेट, क्योंकि उन्होंने अच्छी क्वालिटी दी इसलिए उनका रेट भी जो है वो इम्प्रूव्ड है। नेक्स्ट, टाइम रेट मेथड जो है वो किस किस सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, जहां पे वर्क जो है हमको हाई स्किल का चाहिए और क्वालिटी का चाहिए ज्यादा देन क्वांटिटी। देखो, मैं पीस रेट मेथड में जब जाती हूँ जब मेरे को क्वांटिटी से मतलब होता है, जब मेरे को क्वालिटी से मतलब है ना, तो मैं चाहूंगी टाइम रेटेड मेथड में, क्योंकि अगर मैं पीस रेटेड में चले गई ना तो लोग फिर जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। मैं 50 लेमनेड नींबू पानी का ग्लास बना दूंगी तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, रेट जो है वो नींबू पानी के ग्लास से सेट कर दिया। इन दैट केस नींबू पानी की क्वालिटी पे कोई ध्यान ही नहीं देगा, वो सिर्फ ग्लास बनाने में ध्यान देंगे। ठीक है, इन दैट केस जब हमको क्वालिटी की जरूरत होती है रादर देन क्वांटिटी, तो हम किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, टाइम रेटेड मेथड में। वेयर द आउटपुट ऑफ सर्विस इज नॉट क्वांटिफिएबल, जहां पे आउटपुट ऑफ सर्विस क्वांटिफिएबल नहीं है इजीली, उस केस में आप टाइम रेटेड मेथड पर डिपेंड हो सकते हो। वेयर द वर्क डन बाय वन पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन द अदर पर्सन, एक पर्सन कैसा काम कर रहा है वो दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है, उस केस में आप टाइम रेटेड मेथड नहीं सिलेक्ट कर सकते। जैसे ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय जब काम खत्म कर लेगा तब इसका चालू होगा, तो इसके कितने बनते हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इन दैट केस हम टाइम रेटेड नहीं, हम पीस रेटेड नहीं रख सकते, हमको टाइम रेटेड ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वेयर द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन इज गवर्न बाय टाइम इन प्रोसेस और स्पीड ऑफ अ मशीन, मशीन कैसा काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, इन दैट केस हम पीस के हिसाब से नहीं चल सकते। वेयर द वर्कर्स आर लर्नर्स, हमारे वर्कर अभी सीख रहे हैं तो उनको पीस के हिसाब से बांधोगे तो उनको बहुत कम वेज रेट मिलेगा, इसीलिए बेटर है कि उनको टाइम के हिसाब से बांधो। वेयर द वर्कर्स आर लर्नर और इनएक्सपीरियंस, तो उनके लिए टाइम रेटेड मेथड ज्यादा अच्छा होता है। वेयर द कंटिन्यूअस सुपरविजन इज नॉट पॉसिबल, जहां पे कंटिन्यूअस सुपरविजन पॉसिबल नहीं है, टाइम रेटेड मेथड आप लगा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है इसके, वर्कर को एश्योर्ड है कि भाई उसको मिनिमम इनकम मिलेगा, चाहे वो कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करे। ठीक है, कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस करे उसको मिनिमम, अगर वो 8 घंटे आ रहा है रोज तो उसको उतना वेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ही कैन फोकस ऑन क्वालिटी पे, वो फोकस कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसके ऊपर कोई भी इंसेंटिव नहीं है। लिमिटेशन क्या है, यही लिमिटेशन है कि भाई हम अगर ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। नॉर्मली लोग 10 यूनिट्स बना पाते हैं 8 घंटे में, पर मैं 12 यूनिट्स बना रही हूँ, पर मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं है, तो मैं भी क्यों बनाऊंगी, फिर मैं भी 10 यूनिट्स में आ जाऊंगी, है ना। इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता टाइम रेटेड मेथड के अंदर। अब हम जा रहे हैं चड्डाज रोजेज में। अब इन्होंने क्या काम चालू किया, अब ये रोज बनाते हैं, वो जो प्लास्टिक वाले रोज आते हैं ना वो ये बनाते हैं। अब ये क्या करना चाहते हैं, अब ये पीस वाइज रेट सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो जितने ज्यादा रोजेस बनाएगा उसको उतना ज्यादा पेमेंट मिलेगा। इनको पता है कि पीस रेट मेथड के अंदर 3 अलग अलग टाइप के मेथड आते हैं। पहला स्ट्रेट पीस रेट, दूसरा डिफरेंशियल पीस रेट, तीसरा पीस रेट विद गारंटीड डे रेट। अब इनको ये नहीं पता कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, हम बताएंगे भाई कि क्या होगा अलग अलग पीस रेट में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई पीस रेट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेज, सबसे पहली बात तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि अगर हम ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो उसका बेनिफिट हमको मिलने वाला है, तो वो ज्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इससे रिड्यूस हो जाता है हमारा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बेसिस में। समझ लो मेरा फिक्स कॉस्ट, जैसे कि रेंट का खर्चा मेरे को 10,000 रुपए पड़ता है पर मंथ। ठीक है, मैं 1 यूनिट बनाऊंगी तो भी 10,000 पड़ रहा है। इन दैट केस 1 यूनिट के ऊपर कितना खर्चा पड़ गया, पूरा 10,000 रुपए। अगर मैं 100 यूनिट्स बनाऊंगी तो भी 10,000 रुपए पड़ेगा, मतलब हर एक यूनिट पे 100 रुपए का खर्चा, है ना। नेक्स्ट, अगर मैं 1000 यूनिट्स बनाऊंगी तो भी मेरे को रेंट का खर्चा 10,000 ही पड़ेगा, मतलब 10 रुपए पर यूनिट पे पड़ रहा है। अगर मैं 10,000 यूनिट्स बनाऊंगी तो भी मेरा रेंट का खर्चा 10,000 रहने वाला है और मेरा पर यूनिट बेसिस में खर्चा कम हो जाएगा 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो समझ रहे हो, जितनी ज्यादा यूनिट्स हम बनाते जाएंगे उतना ज्यादा मेरा ओवरहेड का खर्चा रिड्यूस होते जाएगा। नेक्स्ट आता है मेरे पास नॉलेज ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जॉब। मैं पीस रेट ही सेट कर रही हूँ पर यूनिट बेसिस में कि भाई तुम 1 यूनिट बनाओगे तो तुमको 100 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए पर यूनिट। तो मेरे को क्या पता चल रहा है इसके थ्रू, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बेसिस में कितना रहेगा वो हमको पता चल जाता है। रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी, जो ज्यादा अच्छा काम कर रहा है उसको ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल रहा है इस पर्टिकुलर सिस्टम में। केयरफुल हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड मशीनरी, जब हमको पता है, हमारे एम्प्लॉयज को पता है कि भाई ये टूल्स और मशीनरी अगर सही से नहीं चलेंगे ना तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं फिर प्रोडक्ट नहीं बना पाऊंगी। इन दैट केस वो क्या करेंगे, वो ज्यादा अच्छे से हैंडल करेंगे टूल्स एंड मशीनरी को। सिंपल टू ऑपरेट है, क्योंकि हमको पता है कि भाई जितने यूनिट्स बनाओगे उतना पैसा लेके जाओ, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है इस मेथड के अंदर। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सबसे पहली बात तो डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग पीस वर्क रेट इक्विटेबली। कितना रेट डिसाइड करे, हर एक यूनिट बनाने का रेट क्या होगा वो कैसे डिसाइड करें, वो क्या कैसे पता करें कि हाँ ये रेट एकदम सही है।
सबसे पहली प्रॉब्लम ये। नेक्स्ट, लिमिटेड गेन फॉर एम्प्लॉइज फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कितना ही बढ़ा लेगा भाई, स्टैंडर्ड 10 सेट किया हमने, 10 यूनिट बना पाते हैं नॉर्मली एम्प्लॉइज, वो 12 तक जा पाएगा, 15 तक जा पाएगा, उससे आगे तो नहीं जा पाएगा। इन दैट केस उनका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लिमिटेड गेन है फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्रीज क्वालिटी, अब ज्यादा बनाने के चक्कर में एम्प्लॉइज क्या करेंगे, क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे भाई, 10 यूनिट 12 यूनिट बनाने से मेरे को पैसे ज्यादा मिलेंगे, मैं अभी 10 यूनिट बना रहा हूँ, 12 बनाते हैं ना, छोड़ते हैं, क्वालिटी क्या ध्यान देना हमको, क्वालिटी का हमको क्या फर्क पड़ता है, ऐसे करेंगे वो, और क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। नेक्स्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ मटेरियल एंड केयरलेस हैंडलिंग। देखो भाई यहाँ पे बोला गया था केयरफुल हैंडलिंग करेंगे, डिसएडवांटेज में बोल रहा है केयरलेस हैंडलिंग भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बोले कि भाई हमको इसी से पैसा मिल रहा है, मशीन को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। वो ऐसा भी बोल सकते हैं चलो जल्दी जल्दी करना है, क्या मशीन के ऊपर ध्यान देंगे, वो उन लोग का मशीन है, वो लोग जाने। तो वो क्या करेंगे, केयरलेस हैंडलिंग भी कर सकते हैं और बहुत ज्यादा मटेरियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक्सेसिवली वेस्टफुली मटेरियल का जल्दी जल्दी के कारण खराब इस्तेमाल कर रहे हैं। डिसकंटेंट अमॉन्ग स्लो वर्कर, जो धीरे धीरे काम करते हैं बेचारे, उनको क्या है, उनके ऊपर डिसकंटेंट हो जाएगा कि भाई हमको तो रेट अच्छा ही नहीं मिल रहा है, अब हम क्या करें, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो हम क्या करें। दोस्त पेड ऑन टाइम बेसिस, जो टाइम बेसिस वाले वो खुश होते रहेंगे देख के कि भाई देखो हम तो 8 घंटे आते हैं, आराम से पेमेंट मिलता है, और तुमको देखो तुम जितना काम करते हो उसके हिसाब से मिलता है। और उल्टा भी हो सकता है कि भाई जो पीस रेट में बना रहे हैं वो बोलेंगे देखो हम अगर अच्छा काम करते हैं ना तो तुमको पैसे मिलते हैं, तुमको क्या मिलता है, तुमको कुछ नहीं मिलता। वो टाइम रेटेड वालों को बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क ऑफ केयरलेस मशीन हैंडलिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन बनाने के लिए वो केयरलेसली मशीन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेट पीस रेट, सबसे पहला मेथड आता है स्ट्रेट पीस रेट। यहाँ पे क्या है, कोई झंझट नहीं, यहाँ पे हमने पर यूनिट रेट फिक्स कर दिया, जैसे 100 रुपए पर यूनिट, बस तुम यूनिट्स बनाते जाओ, ये रेट लेते जाओ, ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट मतलब तुम जैसा प्रोडक्शन करते जाओगे वैसा हम आपको पेमेंट करते जाएंगे। मतलब जैसे हमने स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई 10 यूनिट्स बनाने होते हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करने होते हैं पर डे में, तुम जो है 10 यूनिट से ज्यादा कर गए तो हम तुमको ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, तुम 10 यूनिट से कम कर गए तो जो हमने रेट सेट किया ना हम उससे भी कम देंगे तुमको। ये होता है डिफरेंशियल पीस रेट। टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और लास्ट हमारे पास आता है गैंट टास्क बोनस प्लान। ये तीनों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो टेलर का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है वो क्या बोलता है। टेलर जो है हमारा फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, उसने 2 अलग अलग रेट्स सेट किए हैं 2 अलग क्लासेस ऑफ वर्कर के लिए। अगर हमारा वर्कर एफिशिएंट है, अच्छा काम करके लेके आ रहा है, हमारा जो स्टैंडर्ड सेट है उतने तक एटलीस्ट काम कर रहा है, तो उसको हम देंगे एट द रेट 120% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट। अगर हमारा जो वर्कर है वो इनएफिशिएंट है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, जितना हमने सेट किया स्टैंडर्ड 10 यूनिट का वो 8 यूनिट बना के जा रहा है, इन दैट केस हम उसको 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट पे करेंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगी मैं आपको, समझाऊंगी, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक बार बस सुन लो कि इसके अंदर होता क्या है। मेरिट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, इसने बोला कि भाई देखो थोड़ा सा ज्यादा हार्श हो रहा है ये वाला, इसमें क्या हो जा रहा है, वो इनएफिशिएंट है तो तुमने रेट ही कम कर दिया। ये क्या तरीका है भाई, रेट जितना सेट किया एटलीस्ट उतना तो दो, है ना। तो मेरिट ने बोला कि भाई इतना हार्श नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हार्शनेस को कम करते हैं। हम बोलते हैं कि भाई देखो तुम कम प्रोड्यूस करोगे ना, अप टू 83% ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करोगे ना, तो जो नॉर्मल पीस रेट सेट किया वो तो मिलेगा ही। अगर तुम 83 से 100% तक का प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुमको 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट मिलेगा। अगर तुम अबव 100% प्रोड्यूस कर रहे हो तो 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट मिलेगा, ठीक है। फिर आता है गैंट टास्क बोनस प्लान। इसने ना कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रेट, बोनस एंड पीस रेट प्लान बना दिया। मतलब इसमें टाइम भी है, इसमें बोनस भी है, इसमें पीस रेट भी है। देखो अगर प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होगा तो जितना गारंटीड टाइम रेट है वो हम तुमको दे देंगे। नेक्स्ट, प्रोडक्शन अगर तुम स्टैंडर्ड पे करोगे तो बोनस मिलेगा ऑफ 20% ऑफ टाइम रेट, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड करोगे तो हम तुमको हाई पीस रेट देंगे फॉर द एंटायर आउटपुट, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप इसने बता दिया किसने, गैंट टास्क बोनस प्लान। आपको ये थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा कि किसने किस टाइप का बोला है। टेलर सबसे पहले आता है जिसने थोड़ा सा हार्श लेके आया, क्या 80% फॉर इनएफिशिएंट और 120% फॉर एफिशिएंट। नेक्स्ट, मेरिक जो है उसने हार्शनेस थोड़ा कम किया, उसने बोला अप टू 83% होगा तो नॉर्मल पीस रेट मिलेगा, 83 to 100% होगा तो हम आपको 110% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट देंगे, और अगर तुम 100% से भी ज्यादा प्रोडक्शन कर देते हो तो 120% ऑफ ऑर्डिनरी पीस रेट देंगे। गैंट टास्क बोनस प्लान में तीन चीजें इंक्लूड कर दी, टाइम रेट भी है, बोनस भी है, पीस रेट भी है। प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड होगा तो टाइम रेट देंगे, प्रोडक्शन एट स्टैंडर्ड होगा तो बोनस देंगे एट द रेट 20% ऑफ टाइम रेट, प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड होगा तो हाई पीस रेट देंगे फॉर इंटायर प्रोडक्शन,
ठीक है। नाउ इससे रिलेटेड सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि एक टॉपिक हमारा पूरा खत्म हो जाए। डिफरेंशियल पीस रेट का टेलर, मेरिक एंड गैंटस पोलर्स प्लान के ऊपर क्वेश्चन देखो। अमर, अकबर, एंथनी है हमारे पास, ये 3 वर्कर हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में और उनका आउटपुट दिया हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर 40 आवर्स वीक। 96 प्रोड्यूस किया अमर ने, अकबर ने 111, 126 प्रोड्यूस किया हमारे एंथनी ने। गारंटीड रेट पर आवर इज 10 पर आवर उनको गारंटीड मिलेगा। लो पीस रेट है 4 पर यूनिट, हाई पीस रेट है 6 पर यूनिट। हाई टास्क इज 100 यूनिट्स पर वीक। अगर कोई 100 यूनिट्स पर वीक कर दिया या उससे ज्यादा कर दिया तो उसको हम हाई टास्क मानेंगे। नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन एट 6 पर यूनिट, आप नॉर्मल पीस रेट लोगे। कंप्यूट करो टोटल अर्निंग्स एंड लेबर कॉस्ट पर यूनिट अंडर टेलर, मेरिक एंड गैंटस बोनस प्लान। एक क्वेश्चन में हम तीनों मेथड्स को देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले टेलर का प्लान देख रहे हैं हम। टेलर क्या बोलता है, अगर एफिशिएंट है तो उसको दोगे तुम 120%, अगर इनएफिशिएंट है तो तुम उसको दोगे 80%। सबसे पहले देखते हैं कि आउटपुट कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड कितना है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन हमने बोला कि भाई तुमको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया है हाई टास्क वाला, तो वही हम यहाँ पे लेंगे। 100 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करने हैं, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितना गया, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे अमर ने किया 96 का, अकबर ने किया 111 का, एंथनी ने किया 126 का। अब बताओ कौन बिलो स्टैंडर्ड है कौन अबव स्टैंडर्ड है। एफिशिएंसी देखते हैं। ये हमारा अमर बिलो स्टैंडर्ड हो गया, ये हमारा अकबर अबव स्टैंडर्ड है, एंथनी भी अबव स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब अर्निंग्स कैसी होगी इनको देखो। ये जो एफिशिएंसी है इसको कितना पेमेंट होगा, इसको होगा 80% ऑफ पीस रेट। जो नॉर्मल पीस रेट है उसका 80% मिलेगा। इसको कितना मिलेगा, 120%, क्योंकि अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया। 120% ऑफ पीस रेट। यहाँ पे इसने भी अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया इसलिए इसको भी 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो हमारा पीस रेट कितना होगा ये बताओ। नॉर्मल पीस रेट हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाई वगैरह हम नहीं पे करते। नॉर्मल पीस रेट है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल पीस रेट टू बी टेकन एट 6 पर यूनिट, तो वही हम यहाँ पे लेंगे 6 पर यूनिट में पे करने वाली, ठीक है। तो अब मेरा टोटल अर्निंग्स कितना होगा। टोटल अर्निंग्स मेरा होगा, पहली बात तो मैंने कितनी यूनिट्स बनाए, मैंने 96 यूनिट्स बनाए। पर यूनिट मेरे को कितना मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। पर एज मैंने प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड किया है तो मेरे को ये 80% ही मिलेगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 460.80 मेरे को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हमारे अकबर के लिए क्या होगा, देखो अकबर ने 111 यूनिट्स बनाए, 6 रुपए पर यूनिट मिलेगा। एज इसने अबव स्टैंडर्ड काम किया तो इसको 120% ऑफ पीस रेट मिलेगा। दैट इज इक्वल टू ये हमारे पास आएगा 799.20। नेक्स्ट एंथनी ने भी अबव स्टैंडर्ड काम किया है, अबव स्टैंडर्ड काम किया तो इसको भी 120% मिलेगा। 126 यूनिट्स बनाए, 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से 120% हमको मिलेगा। दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 907.20, ठीक है। तो हमने टोटल अर्निंग्स निकाल ली। इसके साथ साथ बोला लेबर कॉस्ट पर यूनिट भी निकालो। तो टोटल अर्निंग के बाद मैं बोलूंगी लेबर कॉस्ट पर यूनिट क्या हुआ, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, जो टोटल अर्निंग्स इसने की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज इक्वल टू 4.80 इसका लेबर कॉस्ट पड़ रहा है। इसके लिए देखते हैं तो 799.20 डिवाइडेड बाय 111, दैट इज इक्वल टू 7.20 इसके लिए पड़ रहा है। नेक्स्ट 907.20 डिवाइडेड बाय 126, 7.20 इसके लिए पड़ रहा है। देखो कितना ज्यादा हार्श है ये मेथड। जो बेचारा 80% बिलो स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया, सिर्फ 4 ही यूनिट्स थे बिलो स्टैंडर्ड, जिसके कारण उसका रेट तुमने कितना कम कर दिया। इसको तुम 7.20 पर यूनिट दे रहे हो, इसको तुम 4.80 पर यूनिट दे रहे हो। एम्प्लॉय आएगा ही नहीं, बोलेगा भाई ये क्या तरीका है, हम नहीं करते तुम्हारे यहाँ काम, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, दैट इज मेरिट प्लान के हिसाब से अर्निंग क्या होगी। अगर तुम अप टू 83% ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो तो हम तुमको नॉर्मल पीस रेट देंगे। 83 to 100% तक तुम प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुमको हम 110% ऑफ पीस रेट देंगे। अगर तुम 100% से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो हम तुमको 120% ऑफ पीस रेट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, ये कम हार्श है ऑन एम्प्लॉइज, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगी भाई स्टैंडर्ड कितना है, बताओ। स्टैंडर्ड है मेरा 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है तुमको, ठीक है। एक्चुअल में इन लोगों ने कितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया, एक्चुअल इसका है 96,
यहाँ पे है मेरे पास 111 और यहाँ पे है मेरे पास 126। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं एफिशिएंसी निकालूंगी वो एफिशिएंसी मैं परसेंटेज बेसिस में निकालूंगी, क्योंकि परसेंटेज बेसिस में यहाँ पे पीस रेट डिसाइड हो रहा है ना। तो 96 तुमने प्रोड्यूस किया, एक्चुअल में तुमको 100 प्रोड्यूस करने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड, तो तुम्हारा परसेंटेज है 96%। तुमने 111 प्रोड्यूस किया, तुमको स्टैंडर्ड के हिसाब से 100 प्रोड्यूस करने चाहिए इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 111%। सिमिलर वे में यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 126%। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मेरा 83% से नीचे है क्या? नहीं, ये 83 टू 100% वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 110% ऑफ पीस रेट पे करूंगी, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 100% से ज्यादा काम कर दिया, तो मैं यहाँ पे 120% ऑफ पीस रेट पे करूंगी। यहाँ पे भी मैंने 100% से ज्यादा काम किया, इसलिए मैं यहाँ पे भी 120% ऑफ पीस रेट पे करूंगी। ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारी टोटल अर्निंग्स क्या होंगी, है ना। तो जो नॉर्मल रेट है उसी के ऊपर चार्ज हो रहा है सब कुछ, तो 6 हमारा पर यूनिट रेट है, मल्टीप्लाइड बाय हमने 96 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाइड बाय 110%। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 633.60। नेक्स्ट यहाँ पे हम बोलेंगे कि भाई 6 पर यूनिट है, 111 यूनिट्स हमने बनाए, मल्टीप्लाइड बाय 120%, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 799.20। नेक्स्ट यहाँ पे हम बोलेंगे कि 6 पर यूनिट रेट है, 126 यूनिट्स तुमने बनाए, मल्टीप्लाइड बाय 120%, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 907.20। ठीक है, तो टोटल तो हमने निकाल दिया, पर यूनिट बेसिस में भी निकाल लेते हैं पर यूनिट रेट। ठीक है, तो 633.60 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स थे? 96, दैट इज इक्वल टू 6.60। 799.20 डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स थे? 111, दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7.20। और लास्ट 907.20 यूनिट्स टोटल अमाउंट है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 126, दैट इज इक्वल टू 7.20। तो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। और देखो अब इस केस में हम इस एम्प्लॉय के ऊपर ज्यादा हार्श नहीं है एज कम्पेयर टू पिछले वाले में। पिछले वाले में रेट कितना ज्यादा डिफरेंस था, यहाँ पे तुमने कम बनाया, रेट का डिफरेंस है पर इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल वाला प्लान है हमारे पास। नेक्स्ट आता है गैंट टास्क बोनस प्लान। यहाँ पे तो हम क्या क्या देते हैं, यहाँ पे हम टाइम रेट भी देते हैं, यहाँ पे हम बोनस के हिसाब से भी देते हैं, यहाँ पे हम पीस रेट भी देते हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या चीजें आती है हमारे पास। स्टैंडर्ड कितना है? स्टैंडर्ड है 100। स्टैंडर्ड लिखना सबसे पहले जरूरी है ताकि हम कंपेयर कर पाए स्टैंडर्ड और एक्चुअल को। ठीक है, एक्चुअल कितना है? 96, 111 एंड 126। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भाई इसकी एफिशिएंसी कैसे निकाली जाएगी। एफिशिएंसी पहली बात तो यहाँ आ रहा है बिलो स्टैंडर्ड, है ना। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो हमारा जो गैंट टास्क बोनस प्लान है उसके लिए कुछ परसेंटेज वगैरह दिया गया है क्या? नहीं, यहाँ पे बोला गया बिलो स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड, तो वही लेंगे हम। यहाँ पे बिलो स्टैंडर्ड हमने प्रोड्यूस किया, नेक्स्ट यहाँ पे हमने अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया, और लास्ट में भी हमने अबव स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया। ठीक है, तो चलो इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं टोटल अर्निंग्स क्या होंगी। अगर तुम बिलो स्टैंडर्ड हो तो तुमको टाइम रेट मिलेगा, है ना। तो हमारे क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा कि हमारा टाइम रेट क्या है। गारंटीड रेट पर आवर इज 10 पर आवर, तो 10 पर आवर के बेसिस में पे होगा 40 आवर्स के लिए। किसको? टाइम रेट बेसिस में पे होगा जो बिलो स्टैंडर्ड काम किया। ठीक है, इसको हम टाइम रेट बेसिस में बोलेंगे कि भाई देख तूने बिलो स्टैंडर्ड काम किया ना, तो तेरे को मिलेगा 40 घंटे के हिसाब से 10 रुपए पर घंटे, 400 रुपए। ठीक है, इसने अबव स्टैंडर्ड काम किया, जिसने अबव स्टैंडर्ड काम किया उसको हम क्या देंगे? हाई पीस रेट। और हाई पीस रेट हमारा कितना दिया हुआ है? हाई पीस रेट इज 6 पर यूनिट, तो हम 6 पर यूनिट उसको देंगे। हम बोलेंगे भाई तुमने बनाए 111 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज इक्वल टू 666। इसने भी अबव स्टैंडर्ड काम किया तो इसको भी हाई पीस रेट मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 756। ठीक है, अब हम इसका लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। पर यूनिट निकालोगे तो 400 डिवाइडेड बाय 96, दैट इज इक्वल टू 4.17। नेक्स्ट 666 divided by 111, that is equal to 6 rupees per unit, and 756 divided by 126, that is equal to 6 rupees per unit। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। और इसी के साथ हमने हमारा फर्स्ट पार्ट डिफरेंशियल पीस रेट खत्म कर लिया। मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज पीस रेट विद गारंटीड डे रेट। तो यहाँ पे हम गारंटीड डे रेट तो दे रहे हैं, इसके साथ साथ पीस रेट भी दे रहे हैं।
देखो इमर्जन का एफिशिएंसी सिस्टम क्या बोलता है, यहाँ पे बोला गया कि भाई तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर बिलो 66.67% होगी ना तो सिर्फ और सिर्फ तुमको टाइम रेट वेजेस पेड किए जाएंगे विदाउट एनी बोनस। ठीक है, अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल होगा बिटवीन 66.67% से लेके 100% एफिशिएंसी वाला, इन दैट केस तुम्हारा बोनस 0.01% से लेके 20% ऑफ बेसिक वेज रेट वेरी कर सकता है। ठीक है, अगर तुम अबव 100% एफिशिएंसी लेवल दे रहे हो तो तुमको 20% ऑफ बेसिक वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस जितना तुम्हारा एफिशिएंसी अच्छा होगा उतना ज्यादा प्लस 1% मिलता जाएगा। जैसे 100% मेरा एफिशिएंसी अभी, तो मेरे को 20% ऑफ बेसिक वेज रेट एज बोनस मिलेगा। अगर मेरा एफिशिएंसी 101% हो गया, 101% हो गया, तो मेरे को अब 21% एज बोनस मिलेगा, 21% ऑफ बेसिक वेजेस। अगर मेरा 102% हो गया तो मेरे को 22% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती जा रही है उतना ज्यादा मेरा बोनस का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। नेक्स्ट आता है पॉइंट स्कीम बिडॉक्स सिस्टम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स असाइन कर रहे हैं। जैसे कि ये रामू है, रामू को आज हमने 3 टास्क दिए हैं। 3 टास्क में पहले टास्क में 10 मिनट लग रहा है, दूसरे टास्क में 20 मिनट लग रहा है, तीसरे टास्क में 10 मिनट लग रहा है। जितने मिनट्स लगेंगे उतने बिडॉक्स पॉइंट्स बनते जाएंगे, मिनट्स के हिसाब से होता है ये। ठीक है, तो 10 मिनट मतलब 10 बिडॉक्स पॉइंट, 20 मिनट मतलब 20 बिडॉक्स पॉइंट्स और 10 मिनट मतलब 10 बिडॉक्स पॉइंट्स। तो हमने उसको 40 बिडॉक्स पॉइंट्स असाइन किए। ठीक है, अगर वो कम टाइम पे काम कर देता है तो उसके पास बच जाएंगे कुछ बिडॉक्स पॉइंट्स। जैसे समझो उसने एक्चुअल में कितना टाइम लगाया, टास्क 1 15 मिनट में कर लिया तो 15 बिडॉक्स पॉइंट लगाए, टास्क 2 10 मिनट में कर लिया, टास्क 3 5 मिनट में कर लिया, तो टोटल उसने 30 बिडॉक्स पॉइंट्स यूटिलाइज किए। हमने उसको 40 बिडॉक्स पॉइंट्स असाइन किए थे, तो कितना एक्सेस उसके पास बच गया, 10 बिडॉक्स पॉइंट्स उसने अर्न किए। जितने वो बिडॉक्स पॉइंट्स अर्न करेगा उतना का 75% उसको क्या मिलेगा, उसको एज बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 10 बिडॉक्स पॉइंट्स उसने अर्न किए, इसका 75% मतलब 7.5 बिडॉक्स पॉइंट्स, और अगर मिनट्स में बोलूं तो 7.5 मिनट्स उसने अर्न किए, तो इसका पैसा उसको मिलेगा। ठीक है, एक्सेस में इसको इतना पैसा मिलेगा। आई होप क्लैरिटी आई हो। ये था पॉइंट सिस्टम, पॉइंट स्कीम बिडॉक सिस्टम। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बोनस सिस्टम। अभी तक हमने क्या क्या चीजें कवर की, हमने देख लिया टाइम रेट मेथड क्या होता है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्डिनरी लेवल, हाई रेट एंड हमने ग्रेजुएटेड टाइम रेट्स देख लिए। फिर उसके बाद आए हम पीस रेट मेथड में। इसके अंदर हमने सिंपल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट एंड गारंटीड डे रेट्स, डिफरेंशियल रेट प्लस गारंटीड डे रेट्स वाला सिचुएशन देख लिया। अब हमारे बोनस सिस्टम में, बोनस सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे इंडिविजुअल बोनस प्लान। मतलब अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको बोनस मिलेगा। कैसे बोनस मिलेगा, उसके अलग अलग मेथड्स है हमारे पास। सबसे पहले आता है हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से ने बोला कि भाई देख, तुमको अगर कोई टास्क दिया गया 10 मिनट में खत्म करने के लिए, ठीक है, तुमने अगर उसको 8 मिनट में खत्म कर दिया, बहुत अच्छी बात है, 8 मिनट का रेट तो तुमको मिलेगा ही। प्लस इसके साथ साथ तुमने 2 मिनट बचाए ना, इस 2 मिनट का 50% रेट तुमको मिलेगा। ठीक है, दैट इज हाल से प्रीमियम प्लान। देखो टोटल अर्निंग्स क्या होगी इसमें, जितना टाइम मैंने लगाया मल्टीप्लाइड बाय रेट, मैंने 8 मिनट लगाए थे, 8 मिनट का रेट। ठीक है, प्लस 50% ऑफ मैंने कितना टाइम बचाया था, मैंने 2 मिनट बचाए थे, तो टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है, तो हमने किया टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट। किसमें, हाल से प्रीमियम प्लान में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाल से वीयर प्लान। ये सिमिलर है टू दैट ऑफ हाल से प्लान, बट यहाँ पे क्या है, बोनस 33 1/3% ऑफ टाइम सेव्ड है। यहाँ पे एटलीस्ट 50% तो दे रहे थे, अब उसको भी कम कर दिया, बोलते हैं 33 1/3% ऑफ टाइम सेव्ड देंगे। मतलब तुमने 8 मिनट लगाए काम करने में, उसका रेट तो तुमको मिलेगा ही, पर तुमने कितने टाइम बचा, 2 मिनट बचाए ना, 2 मिनट का 33 1/3% तुमको मिलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा हाल से वीयर प्लान। नेक्स्ट हमारे पास आता है रोवन प्लान। रोवन प्लान ने बोला कि भाई बोनस जो है ना वो टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड के प्रपोर्शन में मिलना चाहिए। ये क्या तुम परसेंटेज सेट कर दे रहे हो, परसेंटेज नहीं चलेगा बोला रोवन प्लान में। यहाँ पे बोला कि भाई हम टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल चल रहा था, 10 मिनट हमको टाइम अलाउड किए गए थे और हमने 8 मिनट लगाए, मतलब 2 मिनट हमने बचा लिए। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे चार्ज करेंगे, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस टाइम कितना बचाया, 2 मिनट बचाया, डिवाइडेड बाय कितना टाइम अलाउड था, 10 मिनट अलाउड थे, मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाय रेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोवन प्लान। नेक्स्ट बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। इसने क्या बोला, इसने तो अलग से रूट ले आया भाई ये सब। देखो इसने बोला रेट रहेगा हमारा, जितना भी रेट है मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम अलाउड है। टाइम अलाउड है हमको 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाय
8 मिनट हमने लगाया, कितना टाइम आपने लिया, ठीक है। तो ये रहेगा किसके हिसाब से, बार्थ वेरिएबल प्लान के हिसाब से। तो ये चारों के चारों मेथड्स को हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टाइम अलाउड है 48 आवर्स, ठीक है। तो मैं लिख दूंगी टाइम अलाउड 48 आवर्स, वर्कर्स टेक 40 आवर्स, 40 आवर्स हमारा टाइम टेकन है, 40 आवर्स। टाइम रेट पर आवर है मेरा 15, तो रेट मेरा दिया हुआ है 15 पर आवर, ठीक है। अब मेरे को कंप्यूट करना है टोटल अर्निंग्स ऑफ द वर्कर, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हाल से प्लान में। हाल से प्लान में हम क्या करते हैं, हाल से प्लान में हम बोलते हैं कि भाई देखो हम लेंगे जितना तुमने टाइम लिया, दैट इज 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम तुमको देंगे जितना टाइम तुमने बचाया उसका 50%। कितना टाइम सेव हुआ, यहाँ पे टाइम सेव्ड भी निकाल लेते हैं। टाइम सेव्ड है हमारा 48 माइनस 40, दैट इज इक्वल टू 8 आवर्स हमने सेव किए, है ना। तो 8 आवर्स तुमने बचाए मल्टीप्लाइड बाय रेट, दैट इज 15। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा अप्रॉक्स 600 प्लस 60, दैट इज इक्वल टू 660, ठीक है। नेक्स्ट ये था ए। नेक्स्ट बी में आते हैं हम, हाल से वीयर प्लान निकालेंगे हम। हाल से वीयर प्लान में कुछ नहीं करना, हमको 50% को 33 1/3% कर देना। मतलब 40 आवर्स मैंने लगाए मल्टीप्लाइड बाय रेट है 15 प्लस 33 1/3% ऑफ टाइम सेव्ड। कितना टाइम बचाया मैंने 8 घंटे बचाए मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। तो इसके हिसाब से कैलकुलेट करूंगी तो 600 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 640 रुपीज। नेक्स्ट आता है मेरा रोवन प्लान। रोवन ने बोला कि भाई तुम कितना ज्यादा हार्श प्लान बना रहे हो, मेरा प्लान देखो। रोवन ने बोला कि भाई देखो तुमने टाइम कितना लिया 40 घंटे मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है। अब तुमने कितना टाइम बचाया, 8 घंटे बचाए, हमने कितना अलाउ किया था 48 घंटे अलाउ किए थे, मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा जितना टाइम लगा मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारा जितना रेट है। अब इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 600 आता है, ये 100 आता है, दैट इज इक्वल टू 700। नेक्स्ट बार्थ का वेरिएबल प्लान आता है, बार्थ वेरिएबल प्लान। बार्थ ने क्या बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरा प्लान सुनो, मेरा एकदम अच्छा वाला है। यहाँ पे हम लेंगे रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल कितना टाइम अलाउड था 48 मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम तुमने लगाया, दैट इज इक्वल टू 40। इसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 15 इंटू 43.82 आएगा, दैट इज इक्वल टू 657.30, ठीक है। तो सब ने अपने अपने हिसाब से बता दिया कि भाई हमारे हिसाब से ये फॉलो कर लो, हमारे हिसाब से ये फॉलो कर लो। ऑर्गेनाइजेशन को जो सही लगेगा वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर लेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 42। 2 वर्कमैन है हमारे पास, जय एंड वीरू, प्रोड्यूस कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल भी सेम इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका नॉर्मल वेज रेट भी सेम है। जय को बोनस पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम। रोवन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड करते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस में निकालते हैं। वीरू को पे किया जा रहा है बोनस अकॉर्डिंग टू हाल से प्लान। हाल से प्लान में हम क्या करते हैं 50% ऑफ टाइम सेव्ड देते हैं, ठीक है। टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स हमने अलाउ किए। जय ने 60 घंटे लगाए, वीरू ने 80 घंटे लगाए। मतलब जय ने कितना सेव किया 40 घंटे सेव किए, वीरू ने कितना सेव किया 20 घंटे सेव किए। नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड रेट बोल रहा है 10 पर मैन आवर है एक्चुअली वर्क। फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट है 7280 एंड वीरू का है 7600। भाई ये फैक्ट्री ओवरहेड रेट और फैक्ट्री रेट क्यों दिया है, क्योंकि तुमको एक्चुअल रेट नहीं दिया है एम्प्लॉय का, तुमको एक्चुअल रेट खुद ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड आउट करो नॉर्मल वेज रेट, फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी फाइंड आउट करो और एक स्टेटमेंट बनाओ कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज मेड बाय द 2 men, ठीक है। सबसे पहले हम नॉर्मल वेज रेट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना उनको लिख लेते हैं ताकि हमको चीजें समझ आ जाए कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड टाइम कितना था, स्टैंडर्ड टाइम था हमारे पास 100 आवर्स, है ना। नेक्स्ट एक्चुअल टाइम हमने कितना लगाया, एक्चुअल टाइम जय ने लगाया 60 आवर्स और वीरू ने लगाया 80 आवर्स। कौन सा प्लान हमको फॉलो करना है, यहाँ पे हमको प्लान फॉलो करना है रोवन, यहाँ पे हमको फॉलो करना है हाल से। तो चलो प्लान के हिसाब से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रेट तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो रेट को हम आर एज्यूम कर लेंगे, एज रेट दोनों का सेम है तो दोनों के लिए मैं आर एज्यूम कर सकती हूँ, ठीक है। चलो तो मैं यहाँ पे निकालती हूँ टोटल अर्निंग्स। टोटल अर्निंग्स एज पर रोवन प्लान जय के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो उसने कितना टाइम लिया मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस रोवन प्लान में हम प्रोपोर्शनेटली लेते हैं तो जितना टाइम सेव किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम अलॉट हुआ था मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे मैं बोलूंगी 80 जितना टाइम लगाया मल्टीप्लाइड बाय रेट प्लस 50%, किसका 50%, कितना टाइम बचाया 20 मल्टीप्लाइड बाय रेट, ठीक है। तो हमने टोटल अर्निंग्स देख ली। अब मेरे को यहाँ पे दोनों का फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है। फैक्ट्री कॉस्ट
मेरे को जय का दिया हुआ है कितना 7280, वीरू का दिया हुआ है 7600। तो ठीक है भाई, फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है ना, उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने के लिए और मटेरियल कॉस्ट निकालने की। तो फैक्ट्री कॉस्ट होता क्या है ये बताओ। फैक्ट्री कॉस्ट अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस हमारे जो भी फैक्ट्री के ओवरहेड्स हुए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम ऐड कर दें तो हमको फैक्ट्री का कॉस्ट मिल जाएगा। जय के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं, जय का कितना दिया हुआ था मेरे को 7280 दिया हुआ था फैक्ट्री कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल मेरे को निकालना है, एम ले लेते हैं उसको। लेबर का मैंने निकाल लिया है खर्चा, है ना, कितना है 60R प्लस 40/100 इंटू 60R। अगर मैं 40% ऑफ 60 कर लूं तो यहाँ पे मेरे को ये पता चल जाएगा 60 इंटू 40% दैट इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो 40% इंटू 60 मैंने किया दैट इज इक्वल टू 24। तो 60R प्लस 24R मेरे यहाँ पे आ रहा है, 60R प्लस 24R प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बोला गया कि भाई 10 पर आर लगेगा। इसने एक्चुअल में कितने घंटे लगाए, 60 घंटे लगाए और 10 रुपए पर आर लगेगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो M प्लस 84R प्लस 600 मेरे पास आ रहा है इज इक्वल टू 7280। ये बन गया मेरा पहला इक्वेशन। नेक्स्ट आता है वीरू के लिए। वीरू के लिए बोला गया कि भाई 7600 मेरा फैक्ट्री कॉस्ट है। मटेरियल का खर्चा दोनों का सेम ही लगेगा क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल सेम इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया गया। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया है 80R प्लस 50% ऑफ 20R। 50% ऑफ 20R करूंगी तो 10 आ जाएगा, तो 10R और 80R आ रहा है। 80R प्लस 10R प्लस इसने कितने घंटे लगाए, 80 घंटे लगाए मल्टीप्लाइड बाय 10, ये मेरा ओवरहेड का खर्चा बनेगा। तो यहाँ पे आ रहा है M प्लस 90R प्लस 800 दैट इज इक्वल टू 7600। ये बन गया मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दूंगी जिससे मेरे को R की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से माइनस कर रही हूँ। तो हमने बोला 7600 इज इक्वल टू M प्लस 90R प्लस 800 और इसको हम माइनस करेंगे 7280 से इज इक्वल टू M प्लस 84R प्लस 600। ठीक है, तो मैं माइनस करती हूँ अगर यहाँ पे तो ये M कट जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा 7600 माइनस 7280 दैट इज इक्वल टू ये मेरे पास आ रहा है 320 रुपए इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच रहा है 6R प्लस 200, है ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास आ जाएगा 6R इज इक्वल टू 120 और R की वैल्यू आ गई 20। दिस इज माई नॉर्मल वेज रेट, 20 पर आर इज माई नॉर्मल वेज रेट। अब इसकी मदद से मैं एम्प्लॉय कॉस्ट इजिली निकाल सकती हूँ। अब मेरे को पता चल गया कि भाई R की वैल्यू कितनी है 20 पर आर, है ना। तो अब मैं इसके आगे सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ पे टोटल अर्निंग्स मेरी कितनी हो जाएंगी अब 60 इंटू 20 प्लस 40/100 इंटू 60 इंटू 20, है ना। यहाँ पे भी हम सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं 80 इंटू 20 प्लस 50% ऑफ 20 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 20 1200 आ जाएगा प्लस 40% ऑफ 60 कितना होता है 60 का 40% इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 480 रुपीज। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ये आ गया 1680 मेरे पास। ठीक, यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये आ रहा है 1600 प्लस 50% ऑफ 400 दैट इज इक्वल टू 200, तो ये आ गया मेरे पास 1800। ठीक है, तो मैंने एम्प्लॉय कॉस्ट तो दोनों का निकाल लिया। इसके बाद मेरे को बोला गया मटेरियल कॉस्ट भी निकालो। तो मटेरियल कॉस्ट तो इजीली अब निकाल सकती हूँ ना मैं। एक पेज मेरे को ऐड करने दो, यहाँ पे अब मैं मटेरियल कॉस्ट निकाल रही हूँ। मटेरियल कॉस्ट कैसे निकलेगा, मटेरियल कॉस्ट वो फैक्ट्री कॉस्ट के फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। हम बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट प्लस फैक्ट्री का ओवरहेड, है ना। मेरे को पता है वीरू का केस लेते हैं, कोई भी केस ले सकते हैं आप, दोनों में से किसी को भी लोगे आंसर सॉल्व हो जाएगा। वीरू का दिया हुआ है 7600 इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल मेरे को निकालना है। वीरू का डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है बताओ, वीरू का डायरेक्ट एम्प्लॉय है 1800, तो हम ले लेंगे 1800 प्लस वीरू का फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 800। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 7600 माइनस 1800 करूंगी मैं, माइनस 800 करूंगी दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल मेरे पास आ रहा है 5000। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट मटेरियल भी निकाल लिया। नेक्स्ट, इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें तुम्हारा फैक्ट्री का खर्चा जो है वो कंपेयर हो रहा है। ठीक है, फैक्ट्री का खर्चा जो है दोनों केसेस का वो कंपेयर हो रहा है, तो वो बना लेते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखूंगी, पहले सबसे पहले लिखूंगी डायरेक्ट मटेरियल, फिर लिखूंगी डायरेक्ट लेबर, फिर लिखूंगी फैक्ट्री का ओवरहेड
और इससे मेरा बन जाएगा फैक्ट्री का कॉस्ट। ठीक है, ये है जय का सिचुएशन, ये है वीरू का सिचुएशन। वीरू के केस में, जय के केस में, दोनों के केस में मटेरियल का खर्चा तो सेम ही रहेगा, लेबर का खर्चा दोनों का अलग अलग है। कितना है? इसका है 1680, इसका है 1800, तो वो लिख लेंगे हम 1680 और इसका 1800। फैक्ट्री ओवरहेड भी दोनों का अलग अलग है, इसका है 600, जय का 600 है, वीरू का 800 है। टोटल कर लो, टोटल कर लेंगे तो हमको एक बार आंसर चेक भी हो जाएगा हमारा। 5000 प्लस 1680 प्लस 600 दैट इज इक्वल टू 7280, है ना। नेक्स्ट 5000 प्लस 1800 प्लस 800 दैट इज इक्वल टू 7600। यही हमको फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ था। अब यहाँ पे हमको कंपैरिजन बेसिस में दिख जा रहा है कि भाई कितना डायरेक्ट मटेरियल, कितना लेबर, कितना फैक्ट्री ओवरहेड दोनों के अलग अलग सिचुएशंस में लगा है। ठीक है, सो आई होप क्लैरिटी आई हो आपको इस क्वेश्चन में। मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान के हिसाब से हम फैक्ट्री में बोनस पे करते हैं। रोवन प्लान मतलब हम प्रोपोर्शनेट बेसिस में लेंगे। ठीक है, टाइम अलॉटेड फॉर अ जॉब इज 40 आवर्स हम अलॉट किए और नॉर्मल वेज रेट है 1.25 आवर। फैक्ट्री का ओवरहेड है 50 पैसे पर आवर फॉर द आवर्स टेकन। द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय अ वर्कर इज, फैक्ट्री कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है 161.875। कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी दिया हुआ है 100। आपको आवर्स लेना है कि कितना टाइम एक्चुअल में वर्कर ने लिया हो। ये क्वेश्चन जैसा सॉल्व किया ना, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमको आवर्स निकालने, वहां पे हमको मटेरियल का कॉस्ट निकालना था और रेट निकालना था। ठीक है, देखो टाइम कितना अलॉटेड है, तो टाइम अलॉटेड है मेरे पास 40 आवर्स। नॉर्मल रेट कितना है मेरा, रेट दिया हुआ है 1.25 पर आवर। फैक्ट्री ओवरहेड मेरे को दिया हुआ है 50 पैसे पर आवर। ठीक है, ऑफ द आवर्स टेकन, जितने आवर्स हमने लिए। फैक्ट्री का टोटल कॉस्ट कितना दिया हुआ है, फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू 161.875। ठीक है, सबसे पहले हम एम्प्लॉय का खर्चा निकाल लेते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट। रोवन प्लान के हिसाब से निकालना है मेरे को एम्प्लॉय कॉस्ट, है ना। तो एम्प्लॉय कॉस्ट एज पर रोवन प्लान क्या होगा बताओ। हम लेंगे यहाँ पे हमारा कितना टाइम लगा, नहीं पता हमको, तो हम उसको टी मान लेते हैं। जितना टाइम लगा इज टी मल्टीप्लाइड बाय जितना रेट है दैट इज 1.25 प्लस यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, कितना टाइम बचा वो भी नहीं पता मेरे को, कैसे निकलता है, पर वो निकलता है कितना टाइम अलाउड हुआ मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम हमने लिया। अगर मैं कितना टाइम अलाउड था उसमें से कितना टाइम हमने लिया उसको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेव टाइम वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना टाइम अलाउड था मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम हमने लिया मल्टीप्लाइड बाय 1.25। ठीक है, 1.25 प्लस अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 50t माइनस 1.25 टी स्क्वायर अपॉन 40। ठीक है, इसको और सॉल्व करें, ये यहाँ पे 125 टी है। ठीक है, 1.25 टी प्लस 1.25 टी माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 40 अगर मैं करूँ तो ये आ जाएगा 0.3125 टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, इस 40 को इससे डिवाइड किया फिर इससे डिवाइड किया। यहाँ पे 1.25 प्लस 1.25 कितना हो गया, 2.5 टी माइनस 0.3125 टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने ये निकाल लिया हमारे एम्प्लॉय का खर्चा। अब मैं क्या करूंगी, फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। क्या डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है, क्या मेरे को दिया हुआ है 100 रुपीज मेरा डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा है। फैक्ट्री का खर्चा मेरे पास है 161.875 इज इक्वल टू मटेरियल का खर्चा मेरे पास है 100 प्लस डायरेक्ट लेबर हमने निकाल लिया 2.5 टी माइनस 0.3125 टी स्क्वायर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा कितना बोला गया 0.50 पर आवर। कितने आवर्स लगे हमको नहीं पता तो हम बोलेंगे 0.50 टी, क्योंकि ये टाइम टेकन के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा बन जाएगा, ये 100 को मैं इधर लेके चले जाऊंगी, ये बन जाएगा 61.875 इज इक्वल टू 2.5 टी को मैं 0.5 टी से प्लस कर दूंगी तो ये आ जाएगा 3 टी माइनस 0.03125 टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है तो सबको एक साइड लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ 0.03125 टी स्क्वायर माइनस 3t, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 61.875 इज इक्वल टू 0। हम सिर्फ नॉर्मल मैथ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉइंट में दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए सॉल्व करना, इसलिए मैं सबको क्या करूंगी 0.03125 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर, अगर मैं 3 को डिवाइड करूं 0.03125 से दैट इज इक्वल टू 96t आ जाएगा, प्लस 61.875 को मैं 0.03125 से डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा 1980,
इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो वो समझो। हम क्या लेते हैं ना, हम ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो टी स्क्वायर में दिया वाला नंबर और जिसमें कोई भी टी नहीं है वाला नंबर, ये दोनों नंबर को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ तो 1 ही है, तो 1980 ही मेरा एट लास्ट बच रहा है। अब मैं 1980 को यहाँ पे एलसीएम निकाल दूंगी। 1980 वो सिंपल मैथ्स कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी 990 2 से जाएगा, ये 4 जा 9 जा एंड 5 जा। नेक्स्ट हम इसको 3 से कर सकते हैं डिवाइड, 1 जा 6 जा 18 एंड 5 जा। फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है ये, 5 जा एंड 5 जा। फिर 5 से 11 एंड 11 का 1। ठीक है, तो ये मैंने इसका एलसीएम निकाल दिया किसका, 1980 का। अब मैं क्या करूंगी, मेरे को इन सारे नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई, इस तरीके से प्लस करना है ताकि मेरा आंसर 96 आ जाए। ठीक है, मेरे को 96 लेके आना है। मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं बोल सकती हूँ कि भाई 11 इंटू 5 करो प्लस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इनका ग्रुप बना दिया, ये चारों को इंटू किया और ये दोनों को इंटू किया, तो ये मेरे पास आ रहा है 55 प्लस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा इज 36। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 55 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाता है 91। मेरे को कितना चाहिए, 96। मेरे को ऐसे ही इसी तरीके से दो नंबर्स बनाने हैं जिनको प्लस करने से मेरे को 96 आ जाए, इन्हीं नंबर के इस्तेमाल से। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका इस्तेमाल कर सकती हूँ, क्या, मैं बोलूंगी भाई 11 इंटू 3 करो प्लस 5 इंटू 2 करो। ठीक है, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 11 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 99 आ रहा है, प्लस 5 2 10 इंटू 2 20 आ रहा है। मैं यहाँ पे प्लस माइनस कोई भी साइन इस्तेमाल कर सकती हूँ अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, पर यहाँ पे ना मैं प्लस कर रही हूँ तो 96 आ रहा है, ना मैं माइनस कर रही हूँ तो 96 आ रहा है, तो ये वाला भी नहीं काम कर रहा, मतलब है ना, मेरे को दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। 11 इंटू 3 करते हैं प्लस 5 इंटू 2 करते हैं। ठीक है, तो 11 3 जा 33, 33 2 जा 66 प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 30 दैट इज इक्वल टू 96 अब आ जा रहा है। मतलब मेरा क्या है ना, देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना सबको, ये नंबर को 66 इंटू 30 करो, 66 इंटू 30 करूंगी तो मेरा 1980 आ जा रहा है। ये ऐसा नंबर होना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से आपका ये वाला नंबर और ये नंबर का मल्टीप्लीकेशन में जो वैल्यू आ रहा है वो आ जाए, प्लस उनको प्लस करने से या माइनस करने से ये बीच की वैल्यू आ जाए। तो ये हमारा फॉलो हो रहा है इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 96 आ जा रहा है। इसलिए अब मैं क्या करूंगी ना, 96 की जगह मैं ये 66 और 30 लिख सकती हूँ। ठीक है, टी स्क्वायर इज माइनस 96 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, 66t प्लस 30t। देखो मैं 96 को तोड़ के 66 और 30 तो लिख ही सकती हूँ क्योंकि उन दोनों को प्लस करोगे तो 96 हो ही रहा है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका 1980 हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है पता है, अगर हमको मल्टीप्लाई करने से 1980 हो रहा है ना, इन दैट केस हम इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं इसको बोलूंगी भाई टी स्क्वायर माइनस 66t माइनस 30t प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं t कॉमन ले सकती हूँ, t माइनस 66, और यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, 30 कॉमन ले सकती हूँ। 30 कॉमन लूंगी ना तो यहाँ तो t बचेगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस को इंटू करोगे तो प्लस हो जाता है, इसीलिए हमने माइनस लिखा है यहाँ पे। अब मैं 1980 को डिवाइड करूंगी 30 से तो यहाँ पे मेरे पास आता है 66। अब देखो ये वाली सिचुएशन में यहाँ पे t माइनस 66 आ रहा है और मेरे पास बाहर में t माइनस 30 बच रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, t माइनस 30 एंड t माइनस 66 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे पास दो t की वैल्यू आ रही है, पहला t इज इक्वल टू 30, दूसरा t इज इक्वल टू 66। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो। ये थोड़ा सा मैथ्स आ गया यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली चीजें आ गई, ये समझना जरूरी है। ठीक है, मैं एक बार और समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए, अगर आपको ये नहीं पता है तो भी समझ आ जाए। हमने क्या किया, हम थे फैक्ट्री कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड लिख रहे थे, है ना। यहाँ पे हमको फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ था, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ था, डायरेक्ट लेबर हमने निकाल लिया था फॉर्मूले के थ्रू, और फैक्ट्री ओवरहेड क्या था 0.50 ऑफ टाइम टेकन नहीं पता इसलिए हमने टी लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इसको मैंने सिंपली सॉल्व किया, ये 100 था, इसको मैं इधर लेके गई तो ये 61.875 बन गया, 2.5t था और ये 0.5t था, तो दोनों को प्लस कर दिया, माइनस 0.03125। अब मैं सबको इधर लेके आ गई तो यहाँ पे बचा 0, ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस हो गया, 0.03125 टी स्क्वायर, माइनस हो गया ये वाला क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 3t, और ये प्लस में था तो प्लस में लिख दिया हमने। अब ये एज पॉइंट में बन गया, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हमने क्या किया, सबको डिवाइड कर दिया 0.03125 से।
डिवाइड करने से मेरे पास आया टी स्क्वायर माइनस 96t माइनस 1 प्लस 1980 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गया मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहला काम क्या करोगे आप ये वाला नंबर और इसके आगे अगर कोई नंबर होता तो वो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एज कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 माना जाएगा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 1980 आया। मैंने उसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाला तो मेरे पास ये सारे उसके बाइफर्केशन आ गए, है ना। अब मैं क्या करूंगी ना, अब मैं इन नंबर्स के थ्रू दो नंबर बनाने की कोशिश करूंगी जिनको प्लस करने से या जिनको माइनस करने से मेरे पास ये 96 आ जाए। ठीक है, तो वही बस मैंने करना चालू किया। पहले मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और प्लस करने की कोशिश की तो 91 आया। फिर मैंने दूसरे नंबर्स लिए, ये और इनको मल्टीप्लाई किया और बचे हुए नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, उनको प्लस करके लाने की कोशिश की, माइनस करके लाने की कोशिश की तो मेरा नंबर नहीं आ रहा था। फिर मैंने क्या किया, 11 इंटू 3 इंटू 2 किया और 5 इंटू 3 इंटू 2 किया और उससे मेरा नंबर बन गया 66 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 96। तो 96 भी बन गया और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1980 भी बन रहा है। ऐसा होने से अब मैं 96 की जगह पे 66 और 30 लिख सकती हूँ। तो वो मैंने लिखा और उसको सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे कॉमन निकल गया। अगर मैं ऐसे नहीं करती ना, अपने से कुछ भी नंबर लिख देती तो ये कॉमन नहीं निकलता। हमको मेन कॉमन नंबर चाहिए। ठीक है, तो t माइनस 66 कॉमन आ गया, इसको हमने यहाँ लिख दिया और t माइनस 30 को हमने यहाँ लिख दिया। अब जो t है दैट इज टाइम टेकन है, वो या तो 30 हो सकता है या तो 66 हो सकता है। अब एज देखो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको बोला है कि भाई टाइम अलाउड हमारा 40 घंटे। तो देखो जितना टाइम अलाउड है उससे ज्यादा तो हमारा टाइम टेकन हो नहीं सकता, क्योंकि हम रोमन प्लान के हिसाब से बेनिफिट्स वगैरह भी दे रहे हैं। तो जितना टाइम अलाउड है उससे कम ही हमारा टाइम होगा, इसीलिए हम कौन सा लेंगे, हम ये 33 को हमारा टाइम टेकन मान लेंगे। ठीक है, हमारा टाइम टेकन इज 30 नॉट 33, 30 इज आवर टाइम टेकन। ठीक है, तो हमने टाइम टेकन निकाल लिया दैट इज इक्वल टू 30। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। 66 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो टाइम अलाउड से भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सो इसी के साथ हम आज की क्लास को खत्म करते हैं। अब कल की क्लास में मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉय कॉस्ट को पूरा का पूरा खत्म कर दें। सो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।